अब तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा अतरंगी खरगोश। अब तुम्हें ले जाने का समय आ गया है। और फिर वो अपने बिल्लों की सेना से बोलता है, बांध कर ले चलो इन दोनों को कबीले में। इसके बाद वो लोग जान और ईबो दोनों का ही मुंह बंद कर देते हैं और पेड़ के तने से नीचे उतारकर उनका हाथ और पैर सब कुछ और भी ज्यादा अच्छे से बांध देते हैं। अपनी अदृश्य रस्सी से उनको पूरी तरह से टाइटली बांध देते हैं ताकि ये लोग भाग ना पाए और हाथ पैर ना चला पाए। और फिर उन्हें लेकर चल देते हैं अपने कबीले की तरफ। ये सारे अतरंगी बिल्ले कोई और नहीं बल्कि कैट फॉक्स थे, जो बिल्ली और लोमड़ी से मिलकर बने थे, जिनकी पूंछ लोमड़ियों जैसी थी और मुंह बिल्ले जैसा और कान उनके एल्फ जैसे थे। उन सबकी मैक्सिमम हाइट 2 फीट से ज्यादा नहीं थी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2.5 फीट, उससे ज्यादा तो एक भी नहीं था। पर हाँ, ये सारे जादू और तंत्र विद्या में एक से बढ़कर एक थे। इनके पास जादू और तंत्र विद्या के ज्ञान का भंडार था। सब एक से बढ़कर एक महारथी थे। और ये नतरंगी कैट फॉक्स का सुंदर सा कबीला था, जो देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही साधारण, बिल्कुल आम कबीले जैसा, जहाँ चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे, जिनके पास बच्चे खेल रहे थे, जो देखने में आम बिल्लियों से भी ज्यादा छोटे और ज्यादा प्यारे थे। वहीं चिड़ियाएं भी पेड़ों पर चहचहा रही थी। छोटी छोटी झुग्गी और झोपड़ियां बनी हुई थी। कबीले के बगल में ही एक छोटा सा तालाब भी था, जिसमें सुनहरे कमल खिले हुए थे। वहीं कुछ बिल्लियां उसी तालाब से जादुई तरीके से पानी भी भर रही थी। और वहीं सामने एक खुला मैदान भी था, जिसमें कुछ बिल्ले बैठे हुए थे, जिसमें से एक बिल्ला बीच में बैठा हुआ था और बाकी के कई लोग उसके आरी बगल बैठे हुए थे। कई लोग नीचे सामने जमीन पे बैठे हुए थे। देखने से ही लग रहा था कि यही वो सरपंच है जिसके बारे में वो बिल्ला बोल रहा था, कबीले का सरपंच। और वहीं उसके सामने बंदी बने घुटनों पर बैठे जान और ईबो दोनों ही खुलने के लिए छटपटा रहे थे। दोनों के ही मुंह बंधे हुए थे, जिसमें से जान तो बार बार कूकू कूकू करके मुंह खोलने की मांग भी कर रहा था, पर यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसका ये कूकू कूकू कोई नहीं सुन रहा था। कोई भी उसका मुंह खोलने को बिल्कुल तैयार नहीं था। कोई भी उसका मुंह नहीं खोल रहा था। जिस पर वहीं पर बैठे इस कबीले के सरपंच अपनी भारी आवाज में बोलते हैं, तो ये लोग हैं वो जो बिना इजाजत लिए हमारे इलाके में घूम रहे थे। हाँ, घुस बैठिए। सरदार, यही है वो दोनों जो हमारे इलाके में घूम रहे थे। घुस बैठिए। वो कैट फॉक्स बोलता है, जिस पर उनका सरदार हामी भरते हुए बोलता है। जिस पे वहीं बैठा एक और कैट फॉक्स बोलता है, सरदार, हो सकता है कि ये उन्हीं के जासूस हो जो हमारे कबीले में जासूसी करने आए हों। इनके वुल्फ की वजह से हमने हमारा राजा खो दिया, हमारे राजा मारे गए। हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। जिस पर उनका सरपंच वापस बोलता है, सही कह रहे हैं आप एल्डर कैट फॉक्स। हमारे इलाके में हैडा के सिपाहियों को घूमने की सजा मौत दी जाती है, पर क्या ये लोग सच में हैडा के सिपाही ही हैं? सरदार, इन्होंने इनके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, पर मुझे शक है कि ये उन्हीं के आदमी हैं। हम एक बार गलती कर चुके हैं सरदार, एक बार भरोसा कर चुके हैं। अब हमें दोबारा इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें दोबारा इन पर भरोसा करके वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। सही कह रहे हो आप, हमें सज़ा तो देनी ही चाहिए। यही हमारे यहाँ का कानून है। तो बताओ,
क्या सज़ा देनी चाहिए इन्हें? सरदार, मुझे तो लगता है कि हमें इन्हें जल्दी आके कुंड में डाल देना चाहिए, या फिर पियर गुफा के दानवों को दे देना चाहिए। क्यों भाइयों, उनको भी यहाँ स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। जिसे सुनकर वहां बैठे राजा के सलाहकार इस एल्डर सलाहकार की बात पर हामी भरते हैं, जिसको सुनकर कैट फॉक्स का राजा भी मान जाता है और वो भी हामी भरते हुए आदेश देता है। स्वादिष्ट भोजन, दाना। ये सुनते ही जान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस बिल्ली की तरफ देखता है जो उसको यहाँ पकड़ के लाया था, जिसकी वजह से जान आज यहाँ इस मुसीबत में फंसा है, जिसने जान को भी इस मुसीबत में डाला है। जैसे वो इस कैट फॉक्स को अभी मार डालेगा, वहीं वो कैट फॉक्स भी जान को बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ देख रहा था कि जैसे ये फीलिंग म्यूचुअल हो, कि वो भी इस खरगोश दांत वाले प्राणी को अभी भूनेगा और बस ऐसे ही चबा जाएगा। खैर, जिसे सुनकर वहां बैठा वो कैट फॉक्स का सरदार आदेश देता है, ठीक है, ले चलो इनको पियर गुफा की ओर। जान और ईबो तो दोनों ही दानों का नाम सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ना में अपना सिर हिलाते हैं कि नहीं भाई, हम कोई जासूस नहीं है, हमें कोई दानों को मत डालो, हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल हेडा के जासूस नहीं है, हमें मत ले जाओ गुफा में, गलती हो गई है, माफी दे दो। पर वहीं वो कैट फॉक्स का झुंड अपने सरदार की बात मानकर जान और ईबो को खींचने लगते हैं। ये कैट फॉक्स भले ही कितने भी छोटे हैं, पर इनकी जादुई शक्तियों में और बाजुओं की ताकत में तो बहुत सामर्थ्य है। इसीलिए तो ये लोग इतने छोटे होने के बावजूद भी बहुत ही आराम से जान और ईबो को खींच पा रहे थे। खैर, वहीं जान और ईबो इस समय दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करें, कैसे छूटे इन नन्हे बिल्लों से। मुंह भी बांध रखा है, हाथ पांव भी बांध रखे हैं, ना बोलने दे रहे हैं, ना चलने दे रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं। क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए इन छोटे छोटे बिल्लों को जो इनको जासूस समझ रहे हैं? कैसे बताया जाए इनको कि ये कोई जासूस नहीं है, कोई सिपाही नहीं है, बल्कि ये लोग तो आम चावर हैं, बिल्कुल सबके जैसे, आम, एकदम आम। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरी बुद्धि एकदम घूमी हुई थी। वहीं वो कैट फॉक्स से कबीले की सेना दोनों को खींच रही थी। वो कबीले वाले लोग, वो सब तो उन लोगों को देख के हंस रहे थे। तभी वहीं आगे से अचानक से ही एक आवाज गूंजती हुई आती है, ठहरो। जिसे सुनते ही सब लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं और बस इधर उधर देखने लगते हैं कि ये आवाज किसकी है। वहीं जान और ईबो भी दोनों रुक जाते हैं, दोनों इधर उधर देखने लगते हैं कि अभी ये किसने बोला। तभी वो देखते हैं कि सामने से एक काला चोगा पहने, हाथ में डंडा लिए एक शख्स आ जाता है, जिसे देखकर बिल्कुल साफ समझ आ रहा था कि ये जादूगर है। ईबो भी उस जादूगर को देख के पहचान गया था कि ये वही जादूगर है जिसने कल जान की जान बचाई थी। और अब जाकर इस जादूगर को देखने के बाद ईबो की सांस में सांस आई थी। वो सुकून की सांस लेता है कि शुक्र है बच गए। जिसको देखकर जान भी अब थोड़ा सा शांत हो जाता है, क्योंकि वो इस जादूगर को नहीं जानता था, पर वो देख रहा था कि ईबो सुकून की सांस ले रहा है, तो उसको भी थोड़ा सुकून मिल गया था कि हाँ, कुछ अच्छा ही है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। वहीं वो सरदार अपनी गुस्से भरी आवाज में बोलता है, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? जिस पर वो जादूगर जवाब देते हुए बोलता है, मैं इस मिस्ट के मसीहा का रखवाला हूँ, जादूगर एडिस। मिस्ट का मसीहा कौन है? मिस्ट का मसीहा कब आया? मिस्ट का मसीहा कब आ गया? कौन है ये जादूगर, क्या कह रहा है? मिस्ट का मसीहा कब आ गया? मिस्ट का मसीहा कब आ गया? कौन है मिस्ट का मसीहा? उस विज़र्ड की बात सुनते ही सारे कैट फॉक्स दंग रह गए थे और इधर उधर देखने लग गए थे। हैरानी में एक दूसरे से बात करने लग गए थे, हैरानी में एक दूसरे से बात पूछने और बताने लग गए थे। आपस में बातचीत शुरू हो गई थी, आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगे थे। वहीं जान और ईबो भी एक दूसरे को हैरानी से और सवाल भरी नजरों से देख रहे थे कि ये क्या कह रहे, कि ये कौन है मिस्ट का मसीहा, कि ये कौन मिस्ट का मसीहा आ गया। वहीं वो कैट फॉक्स जादूगर से सवाल पूछता है जिसने ईबो और जान को बंदी बनाया था। मिस्ट के मसीहा का रखवाला? मतलब कौन है मिस्ट का मसीहा? किसकी बात कर रहे हैं आप जादूगर? मिस्ट का मसीहा कब आ गया? और कौन है ये मिस्ट का मसीहा?
किसकी बात कर रहे हैं आप जादूगर? जिस पर वो जादूगर हंसते हुए बोलता है, मूर्ख बिल्ले, जिसको तुमने बंदी बनाया है वही है मिस्ट के मसीहा, हमारा रखवाला, तुम्हारा रखवाला। ये सुनते ही एक बार फिर से सब हैरान हो गए थे, चौंक गए थे और एक बार फिर से एक दूसरे से सवाल पूछने लग गए थे। आपस में एक खुसर फुसर शुरू हो गई थी। तो मतलब ये दोनों युवा चावर हमारे मसीहा हैं? ये जादूगर सही तो बोल रहा है ना? क्या ये जादूगर सही बोल रहे हैं? पर ये जादूगर हैं, इन्हें हर चीज पता होती है, तो फिर ये झूठ क्यों बोलेंगे? मतलब हाँ, ये सही ही होंगे। मतलब ये लोग सच में हमारे मसीहा हैं। मतलब सच में ये हट्टे कट्टे चावर हमारे मसीहा हैं। वाह, हमारे मसीहा, ये हट्टे कट्टे चावर हमारे मसीहा हैं। मतलब ये दोनों हमारे मसीहा हैं। सब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं जान और ईबो जब खुद के बारे में जादूगर के मुंह से ये सुनते हैं तो उनके दिमाग में लाखों सवाल आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वापस से जादूगर की तरफ देखने लगते हैं, इस सवाल के जवाब की उम्मीद करते हुए। वहीं जादूगर भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, पर अफसोस, तुम लोग इन्हें दानव को देने वाले थे, अपने हाथों से ही मिस्ट की बर्बादी का कारण बनने वाले थे। तुम मतरंगी बिल्ले सोच ही नहीं सकते कि इससे क्या हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उन कौड़ियों की मदद से इन दोनों पर नजर रख रहा था, नहीं तो आज तुम लोगों की मूर्खता के चलते कोई ना कोई अनहोनी होनी तो निश्चित थी। जिसपे कैट फॉक्स का सरदार, जो तजुर्बेकार और नरम दिल था, वो जादूगर एडस की बात समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए वो अपनी 2 फीट की ऊंची हाइट लिए घुटनों पर बैठ जाता है और वैसे ही बैठे हुए अपने कबीले के सरदार होने के नाते जादूगर से माफी मांगते हुए बोलता है, पूरे कबीले की तरफ से, हमें माफ कर दीजिए जादूगर एडस। ये नादान तो इन्हें दरिंदे राजा हेडा का सिपाही समझ कर ले आए थे। हमें नहीं पता था कि ये मिस्ट के मसीहा है। हमें माफ कर दीजिए। हमसे दोबारा ऐसी कोई भूल नहीं होगी। हम दोबारा ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे। ठीक है। कैट फॉक्स के सरदार के माफी मांगने पर जादूगर उन सबको माफ कर देता है और फिर जान और ईबो की तरफ देखता है, जिनकी आंखों में भी हजारों सवाल है, पर मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि मुंह से लेकर पैर तक तो वो बंधे हुए हैं। जादूगर एडस उन्हें देखते हुए कैट फॉक्स के सरदार से बोलता है, इन्हें अपनी जादुई रस्सी से मुक्त करो अभी। जो हुक्म विजार्ड एडस। जिसके बाद वो सरदार अपने दाहिने हाथ से इशारा करता है और जान और ईबो दोनों ही आखिरकार उस जादुई रस्सी से मुक्ति पा ही जाते हैं। दोनों मुक्त हो जाते हैं और अब जाकर वो चैन की सांस लेते हैं। जिसके बाद वो जादूगर की तरफ सवाल भरी नजरों से देखते हुए शुक्रिया करते हुए पूछते हैं, हमें बचाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद जादूगर एडस, पर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं और जान दोनों मसीहा हैं? जिस पर जादूगर एडस बोलता है, मैंने जो भी कहा सच कहा युवा चावर। इस मिस्ट ने अपना मसीहा तुम्हें चुना है, तुम दोनों को। इसीलिए उसने कल खुद आगे बढ़कर तुम्हारी और जान की मदद की थी और इसीलिए मिस्ट ने जान को उसकी दुनिया से इस दुनिया में बुलाया है। पर आपको कैसे पता चला कि मैं किसी और दुनिया से हूँ? मैं कहीं और से आया हूँ। जान पूछता है, जिस पे जादूगर वापस से हंसते हुए बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो, मैं जादूगर हूँ युवा चावर। मैं सब जानता हूँ और मैं सब कुछ जान सकता हूँ, और ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं जानता हूँ और तुम्हें जानने में समय लगेगा। इसीलिए इस वक्त तुम दोनों बस इतना जान लो कि तुम दोनों ही इस मिस्ट के चुने हुए मसीहा हो, इस मिस्ट में रहने वाले हर एक जीव के रक्षक, उनके मसीहा। पर मैं कैसे मान लूं कि आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? वो सब सच है और मिस्ट ने हमें अपना मसीहा चुना है। और वैसे भी पूरी मिस्ट अपने राजा हांगवांगजुन का इंतजार कर रही है, और प्राचीन कथाओं में भी लिखा है कि हमारा राजा हांगवांगजुन एक डिवाइन सोल है, इसीलिए वो वापस आएगा। फिर हम कैसे मसीहा हो सकते हैं? ईबो पूछता है, जिस पे जादूगर वापस से जवाब देते हुए बोलता है, समय युवा चावर, समय तुम्हें सच तक खुद ब खुद ही लेकर जाएगा। अभी तुम मेरी बात मत मानो, पर एक दिन आएगा जब तुम इस मिस्ट के लिए लड़ोगे और मानोगे भी कि तुम ही दोनों इस मिस्ट के भविष्य हो। तब तक के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जंग अभी शुरू नहीं हुई है, पर जल्दी ही होगी।
और वो कोई मामूली जंग नहीं होगी। इस मिस्ट का इतिहास बदलेगा। इस जंग में मिस्ट बदलेगा। नए युग का निर्माण होगा। इतिहास बदलेगा। जंग होने वाली है। मतलब अब कहना क्या चाह रहे हैं विजार्ड एडिस? जान सवाल करते हुए पूछता है, जिस पर जादूगर वही अपनी शांत साधारण आवाज में बोलता है, पता चल जाएगा युवा चावार, सब पता चल जाएगा। सही समय का इंतजार करो बस। खैर, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों यहाँ से अपने हुडाई जाओ। वहाँ पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और कभी कोई भी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद वो जादूगर अपने जादुई डंडे से जमीन पर 3 बार ठक 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 करता है और तुरंत ही वहां से नीली रोशनी में छूमंतर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और वहीं खड़े ईबो और जान दोनों ही जादूगर की बात पर सोच में पड़ जाते हैं, इन गहरी सोच में, जिसको देखकर वहीं पर खड़ा कैट फॉक्स का सरदार बोलता है, आप चिंता मत कीजिए हमारे मसीहा, समय का इंतजार कीजिए। आपको आपके सवाल का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा और मेरा विश्वास है कि आप ही हमारे रक्षक हैं और आप ही राजा हंगवांगजुन और हमारे कैट फॉक्स के कबीले के राजा का बदला लेंगे। पर आपके राजा को हेडा के सिपाहियों ने किया क्या, जिसकी वजह से आप पूरी वेयरवुल्व्स की प्रजाति से नफरत करते हैं? ईबो पूछता है। ईबो का ये सवाल सुनता है तो वो कैट फॉक्स का सरदार एक गहरी सांस लेता है और पीते हुए कल में खो जाता है। अपनी कबीले की कहानी के पुराने पन्नों को खोलते हुए ईबो और जान को सुनाता है, जिसे ईबो और जान दोनों ही बड़े ध्यान से सुनने में लग जाते हैं। वो सरदार कहता है, एक समय की बात है, उस समय मैं बहुत छोटा, या यूं कह लो कि सिर्फ 10 साल का होऊंगा, जब हेडा सिर्फ हंगवांगजुन का मेट था। मिस्ट उस समय ऐसा नहीं था। हर जगह खुशहाली, हर जगह हरियाली थी। जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधे भी खुश रहते थे। उस वक्त हमारा कबीला भी समृद्ध था, जादुई ताकत में निपुण, आम चावरों की मदद करता था, और कोई भी हमारे इलाके में घूमता था या भटक जाता था तो हमारा कबीला उसको अतिथि की तरह सम्मान देता था और सही सलामत उसको उसके रास्ते तक छोड़ता भी था। उस वक्त हमारे राजा भी जादूगरी में माहिर थे। उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, धूल बराबर भी नहीं। वो चेहरा देख के भाप लेते थे कि सामने वाला नुमाइंदा कैसा है, यहाँ तक कि वो चेहरा देखकर सामने वाले का भूत, भविष्य, अतीत सब जान लेते थे। और उसी समय की बात थी जब राजा हंगवांगजुन का मेट हेडा और उनके सिपाही इस जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे और शाम होते होते रास्ता भटक गए थे, हमारे इलाके तक आ गए थे। हमारा कबीला और हमारे राजा मूनस्टोन के राजा हंगवांगजुन की बहुत इज्जत करते थे और उन्हीं की वजह से हमने उनके मेट को भी इज्जत बख्शी। तो इसी वजह से हमारे कबीले ने उनकी मदद करने की सोची और एक दिन के लिए उन्हें आश्रय देने की ठानी। और इसी वजह से कबीले वालों ने हेडा को आश्रय दे दिया। हमारे कबीले वालों ने भी हेडा को उस वक्त एक अतिथि की तरह सम्मान दिया, उसके लिए जश्न का प्रबंध किया और खूब देखभाल की, जैसे कि किसी अतिथि का किया जाता है। हमारे कबीले का कानून था, अतिथि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, अतिथि अतिथि होता है। और इसी वजह से उस रात हमारे राजा भी हेडा के सत्कार में शामिल हुए। पर कहीं ना कहीं उन्हें हेडा में कुछ खटक रहा था। उन्हें हेडा का व्यवहार छलावा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दिख कुछ रहा है कुछ और। जो भी दिख रहा है वो नहीं है, बल्कि असल कुछ और ही है। वो एक छलावा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो भी दिख रहा है वो नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। हकीकत कुछ और है जो वो दिखा नहीं रहा। इसी वजह से हमारे राजा अपने शक को दूर करने के लिए और अपनी मित्रता की खातिर अपनी जादुई शक्ति से हेडा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगे। रात का वक्त था, जश्न खत्म हो चुका था। हेडा अपने तंबू में था, आराम फरमा रहा था और उसी वक्त मैं भी अपनी माँ से छुपकर अपने भाई के साथ रात में पास के तालाब पर मछलियाँ पकड़ने जा रहा था कि तभी मैंने और मेरे भाई ने देखा कि हमारे राजा हेडा के तंबू में गुस्से में जा रहे हैं।
बहुत गुस्से में। तो मेरे भाई के अंदर जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो पढ़ा था और राजनीति की भी काफ़ी खबर थी उसे। इसीलिए मेरा भाई उनका पीछा करने लगा और मैं अपने भाई के पीछे चलने लगा। मैं और मेरे भाई उसके तंबू तक पहुंचकर उनकी बात सुनने की कोशिश ही करते हैं कि तभी हमें अपने राजा की चीख सुनाई देती है। और जब मैं और मेरा भाई चीख सुनकर हड़बड़ाकर तंबू के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिपाही अपने हाथ में खून से लथपथ खंजर लिए खड़ा था और खून के छिट्टे उसके चेहरे पर भी थे और ज़मीन पर भी। और वहीं ज़मीन पर हमारे राजा पड़े थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर अफसोस वो कुछ नहीं बोल पाए। हमारे राजा के मरने की खबर सुनते ही हमारे कबीले वाले हैडा और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं, पर वो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर निकले। उनकी वजह से हमारा कबीला बर्बाद हो गया और हमने अपने राजा को भी खो दिया। और तब का दिन है कि आज का दिन है। उस रात के बाद आज तक हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाए। आज तक जो भी आता है इस इलाके में, हमें वो मूनस्टोन का सिपाही ही नज़र आता है। इसीलिए हमारे कबीले वालों ने आप दोनों को भी मूनस्टोन का सिपाही समझ के पकड़ा था, जिसके लिए मैं कैट फॉक्स का सरदार आपसे झुक के माफ़ी मांगता हूँ। अपने कबीले का इतिहास सुनाने के बाद कैट फॉक्स का सरदार मिस्ट के मसीहाओं के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफ़ी मांगता है। वहीं ईबो और जान दोनों ही कैट फॉक्स के सरदार को ऐसा करने से मना करते हुए उनको उठने के लिए बोलते हैं। कोई बात नहीं सरदार, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप तो अपने कबीले के बारे में सोच रहे थे। आप माफ़ी मत मांगिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जगह हम होते तो शायद हम भी यही करते। इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप माफ़ी मत मांगिए। शुक्रिया हमारे मसीहा, हमें माफ़ करने के लिए। अगर आपको हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े, कोई भी ज़रूरत पड़े, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमसे जो बन पड़ेगा आपकी मदद करने के लिए हम वो ज़रूर करेंगे। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। कैट फॉक्स का सरदार सीधा खड़े होते हुए बोलता है। वहीं जान के मन में एक और सवाल आता है तो वो पूछता है, अच्छा सरदार, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पर कैट फॉक्स का सरदार हामी में सर हिलाते हुए बोलता है, जी पूछिए हमारे मसीहा। जिस पे जान पूछता है, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपके कबीले की जानकारी ले रहा हूँ, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या पता चला था आपके राजा को जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? जिस पर वो कैट फॉक्स का सरदार अफसोस करते हुए जवाब देता है, मेरे मसीहा, ये बात तो आज तक हमें भी नहीं पता चली, पर हाँ, एक बात हम ज़रूर बता सकते हैं कि ये कुछ हैडा और राज्य से मिली हुई बात है। तभी तो हमारे राजा उस दिन इतने गुस्से में थे। ओह, समझा, जान बोलता है, पर उसके मन में अभी और भी कई सारे सवाल थे। जैसे कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसकी वजह से इनके राजा को जान से ही हाथ धोना पड़ा? क्या ये हांगवांगजुन से रिलेटेड बात है या फिर क्या ये सिर्फ हैडा की बात है? क्या बात हो सकती है? ऐसी क्या बात हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? जान के अंदर सवाल घर कर रहे थे, पर पूछे कैसे, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता इसके बारे में। इसीलिए वो बस अभी यहाँ शांत रहता है। वहीं ईबो अब यहाँ से जाने के लिए आज्ञा लेते हुए बोलता है, अच्छा सरदार, अब हम चलते हैं। रात होने वाली है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हुडाई पहुँचने में देर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हम आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। इसके बाद सारे कैट फॉक्स के कबीले वाले जान और ईबो को अलविदा कहते हैं और फिर दोबारा आने के लिए न्योता देते हैं, जिस पे ईबो और जान भी जरूर फिर मिलेंगे कहकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, उनके सरदार और कबीले के सिपाहियों के साथ। कुछ देर बाद वो जान और ईबो को जंगल में एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं, जहां से ईबो और जान आराम से हुडाई के रास्ते जा सके। इसके बाद वो भी वहां से चले जाते हैं और वहीं जान और ईबो भी दोनों जंगल के रास्ते हुडाई के लिए चल देते हैं। वहीं जंगल भी इस वक्त जैसे कि आमतौर पर किसी आम राहीगार के लिए शांत रहता है, उसी तरह से इस वक्त भी वो शांत ही था। जैसे कि हिल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, चमक नहीं रहा था,
आपस में बकवास नहीं कर रहा था, बिल्कुल आम और साधारण जंगल की तरह बस खड़ा हुआ था। और इसकी एकमात्र वजह इस खरगोश दांत वाले प्राणी का खौफ ही था। इसीलिए सच में यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। इस खरगोश दांत वाले प्राणी का खौफ इतना ज्यादा था कि ये पूरा का पूरा जंगल उस खौफ से डरा हुआ था। जंगल इस समय दहशत में था, बस इसीलिए बिल्कुल शांत, सहमा हुआ, सुनसान बना खड़ा था और बस वो चुपचाप अपने मसीहा को देख रहा था, खुद में ही खुश हो रहा था, क्योंकि तेज बोलने की हिम्मत तो इस समय किसी में नहीं थी ना। बस इसीलिए वहीं ये दोनों भी बिल्कुल उसी तरह से शांति से चल रहे थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे कि दोनों ही कहीं किसी और ही ख्याल में खोए थे। और यही बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और यही बात इस जंगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और इसी वजह से ये कुछ शैतान ड्रामेबाज पेड़ उनके पीछे पीछे धीरे धीरे से चल रहे थे, बिना किसी आहट के, जैसे कि लुका छुपी खेल रहे हों। और वहीं जंगल में और भी कुछ पेड़ थे जो कि छोटे थे, मासूम थे और बच्चों जैसे थे बिल्कुल। और यही छोटे मासूम ड्रामेबाज शैतान पेड़ अपनी बदमाशियों में लगे हुए थे, जैसे कि धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल रहे थे, बिना किसी आहट के, क्योंकि शोर मचाना बिल्कुल मना था। बूढ़े बुजुर्ग पेड़ों ने मना कर रखा था। और उनके साथ उनके थोड़ा पीछे पीछे चल रही थी उनकी ये प्यारी प्यारी नखरे वाली बेलें। पर ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ छोटे मासूम बच्चे पेड़ ही थे जो ऐसे ऐसे नाटक कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। इन ड्रामों में तो कुछ बूढ़े पेड़ भी शामिल थे, जिनका बचपना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक बूढ़ा पेड़ भी था, वो भी कम बदमाश नहीं था। वो तो इन बच्चों से भी 4 कदम आगे था। खैर, उन बेलों में से एक बेल अपनी दूसरी बेल सखी से फुसफुसाते हुए बोलती है, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना, काश हम इन्हें ऐसे ही देखते रहें। आह, ये दोनों कितने अच्छे हैं, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मन तो कर रहा है कि बस इन दोनों को ऐसे ही सामने बैठा लूं और बस देखती रहूं, ऐसे ही देखती रहूं, बस देखती रहूं। अरे धीरे बोलो पागल, ये हमारे खरगोश दांत वाले मसीहा सुन लेंगे, अभी झरने का पता पूछने लगेंगे, फिर हम उनसे छुपा भी नहीं पाएंगे। और फिर हमारा सपना जो है ना इन दोनों को साथ देखने का, वो भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए धीरे बोलो, धीरे बोलो। दूसरी बेल पहली बेल को शांत कराते हुए बोलती है, जिस पे पहली बेल दूसरी बेल की बात मानते हुए बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो सखी, बिल्कुल सही कह रही हो। ये खरगोश दांत वाले मसीहा के कान बहुत लंबे हैं, बिल्कुल खरगोश जितने लंबे। सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। इसीलिए हमें जरा धीरे बात करनी चाहिए। दोनों ही बेल एक दूसरे की बात समझकर और मानकर शांत हो जाती हैं। पर फिर ये बेशरम बूढ़ा पेड़, इसको सुकून नहीं मिलता। पर फिर ये बूढ़ा बेशरम पेड़ बोल देता है, बिना अपनी बढ़ती उम्र का कोई लिहाज किए हुए, पिस पिस। अच्छा क्या बोलती हो बेल, इन दोनों को फिर से करीब लाया जाए क्या? काफी दूर दूर चल रहे हैं ये दोनों, मजा नहीं आ रहा कुछ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप पेड़ दादा, हमें इन्हें करीब लाना चाहिए। ये दोनों दूर दूर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब की बार पेड़ के ऊपर बैठी एक चिड़िया बोलती है, अपनी प्यारी सी मधुर सी आवाज में चहचहाते हुए, हाँ ठीक है, पर फिर से इस बार हम बेलों को मत फंसा देना उन खरगोश दांत वाले मसीहा के पैर में, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। हमें इस बार कुछ नई तरकीब सोचनी होगी, बिल्कुल हटके। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप बेल रानी, हमें कुछ नया सोचना होगा। जैसे कि क्यों ना हम अपने जादुई गानों से इन्हें मंत्रमुग्ध कर दे, तो ये एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। वो सफेद गौरैया अपनी धीमी चहचहाती हुई आवाज में बोलती है, जिस पर उन बेलों में से एक बेल उन्हें मना करते हुए बोलती है, नहीं गौरैया रानी, ये तरकीब सही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते।
मंत्रमुग्ध करेंगे तो इसमें ये लोग थोड़ी होंगे, वो तो हमारा जादू होगा ना, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इन्हें इनके दिल के जरिए करीब लाना है, जादू के जरिए नहीं लाना है गौरैया रानी। सही कह रही हैं आप बेल सखी। उन्हीं में से एक बेल मायूस होते हुए बोलती है कि तभी उसके दिमाग में एक और तरकीब आती है जिससे वो खुशी और उत्साह से बस चिल्ला देती है। पर एक तरीका है जिस पर आस पड़ोस के पेड़ पौधे चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं कि कहीं ये दोनों उनको सुन ना लें, और इसीलिए आस पड़ोस के पेड़ पौधे उसे इशारे से शांत कराते हैं। पर वहीं जान जो ईबो के साथ ही चल रहा था, उसे कुछ एहसास सा होता है, तो वो पीछे मुड़कर देखने लगता है, पर उसे पीछे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उसके पीछे मुड़ने से पहले ही सारे पेड़ बिल्कुल पहले जैसे सामान्य हो गए थे, या फिर ये कह लो कि बिल्कुल साधारण होने का फिर से नाटक करने लगे थे, जैसे कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हो, पीछे कोई साजिश नहीं चल रही हो, कुछ नहीं, बस शांति से खड़े हो। वहीं जान भी जब पीछे कुछ नहीं देखता तो वो भी इस एहसास को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है, आगे चलने लगता है। और पीछे से फिर से वही बूढ़ा ड्रामेबाज पेड़ वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है, बच गए आज तो। हाँ हाँ, बच गए, हाँ बच गए, हाँ बच गए, बच गए, हम फिर से बच गए, आज तो पकड़े ही जाते। वो सुकून की सांस लेने के बाद फिर से वही चिड़िया बोलती है, अच्छा बेल, अब आप तरकीब बताइए, नहीं तो ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, बताती हूँ बताती हूँ, आप लोग जरा अपने अपने कान करीब तो लेकर आओ, तेज बोलूंगी तो वो खरगोश दांत वाले मसीहा सुन लेंगे। इसके बाद वो सारे अपना अपना कान लेकर उस बेल के करीब जाते हैं। फिर वो बेल उनको वो तरकीब बताती है, जिसको सुनने के बाद वो सारे उस तरकीब को मुकम्मल करने में लग भी जाते हैं। वहीं जान और ईबो जो अपनी ही धुन में आगे चले जा रहे थे, उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से ये ड्रामेबाज जंगल, ये ड्रामेबाज पेड़, पक्षी, बेल, ये सब मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा चुका है। बेचारे ये दोनों हर चीज से बेखबर, हर शरारत से बेखबर, बस आगे बढ़े जा रहे हैं, अपनी धुन में चले जा रहे हैं। जान अपना आगे चल ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि नीचे से जमीन हिल रही है। वो भूकंप आ रहा है क्या? क्या भूकंप आने वाला है? भूकंप? ये कौन सा जानवर है जान? ईबो पूछता है, क्योंकि उसे लगा कि भूकंप भी कोई जानवर है, इसीलिए। वहीं जान ईबो को समझाते हुए बोलता है, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन हिल रही है बोबो। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? नीचे देखो। ईबो बोलता है, हाँ। ईबो बोलता है और फिर जमीन की तरफ देखकर महसूस करने लगता है, पर उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तो वो जान को मना करते हुए बोलता है, नहीं जान, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, तो शायद मेरा ही वहम होगा। जान सोचते हुए बोलता है कि शायद हो सकता है कि उसको ही वहम हुआ होगा, मे बी। पर तभी पीछे से पता नहीं कैसी कैसी डरावनी आवाजें आने लगती है, जिससे जान और ईबो तो दोनों ही घबरा जाते हैं और बस पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। बोबो, बोबो, इस जंगल में भूत भी रहते हैं क्या? जान डरते हुए बोलता है, जिस पर ईबो इधर उधर देखते हुए बोलता है, मुझे भी अभी पता चला जान। तभी वो देखते हैं कि ढेर सारे पत्तों का बवंडर
उन्हीं की तरफ हवा की तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखकर तो ईबो और जान दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आज तो गए, आज तो गए, अब कोई नहीं बचा सकता, आज तो कोई भी नहीं बचा सकता, आज तो गए। जान तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जान जो सामने चल रहे इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो ईबो से अपनी डरती हुई आवाज में बोलता है, वो ये पत्तों का बवंडर सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या तुम्हें भी दिख रहा है? नहीं जान, मुझे भी दिख रहा है। पर अब हम क्या करें? ईबो जवाब देता है, जिस पर जान वापस से बोलता है कि क्या करेगा, क्या मतलब है? भागने के अलावा कोई और उपाय है तुम्हारे पास? दोनों ही पीछे की तरफ एक एक कदम रखते ही मुड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं कि तभी पीछे से उनकी कमर की तरफ एक बेल की लट आकर उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेती है। वहीं पत्तियों का बवंडर भी तेजी से उनके पास आकर बस छितरा जाता है, जिसकी वजह से जान और ईबो दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मौका पाते ही वो बेल उन्हें खींच लेती है और वहीं दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर जकड़ लेती है और बेचारे ये दोनों ही खींच और बवंडर से असंतुलित होकर नीचे गिर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे, जिसकी वजह से दोनों के ही होंठ हल्के से एक दूसरे से छू जाते हैं। और वहीं वो बूढ़े ड्रामेबाज पेड़ की सुपर ड्रामेबाज पत्तियां, पेड़ पौधे, चिड़ियाएं, बेल, सबके सब अपने खुरापाती प्लान में कामयाब होकर बस खुश हो जाते हैं, जश्न मनाने लगते हैं, अंदर ही अंदर बस नाचने लगते हैं। खुशी के मारे तो ये सारे फूल जाते हैं, बिल्कुल जितने होते हैं उसके डबल हो जाते हैं और हल्के हल्के से तो ये सारे चमकने भी लगते हैं। वहीं जान और ईबो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बेल की मदद से जकड़े हुए थे। बेल अभी भी उन्हें वैसे ही पकड़े हुए थी। वहीं जान उस जकड़ को अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जकड़ थी वो छूटने की बजाय और भी ज्यादा टाइट हुई जा रही थी, छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जान नहीं छुड़ा पा रहा था, पर फिर भी वो कोशिश किए जा रहा था। वहीं ईबो जो जान को अपने इतने करीब पाया हुआ था, उसको इतने करीब देख रहा था, उसके दिल में एक अलग सी इमोशनल सेंसेशन की लहर दौड़ गई थी। ईबो जान के चेहरे की बनावट को पढ़ रहा था, उसकी हर एक बारीकी को बहुत ही बारीकी के साथ देख रहा था। फिर चाहे वो उसकी मासूम आंखें थी, चाहे उसके होठों के नीचे का वो काला तिल, चाहे उसकी इस समय वो चढ़ी हुई नाक थी, चाहे उसके वो गुलाबी होंठ जो बस अलग अलग तरीके से बन रहे थे क्योंकि उससे वो बेल नहीं खुल रही थी। यूं कह लो कि वो उसके चेहरे की हर एक बारीकी को अपनी आंखों में कैद कर रहा था, जैसे कि वो उसे आज पहली बार देख रहा हो। और हाँ, शायद ये पहली बार ही था इस तरह से जब वो अपने पूरे होश में जान को देख रहा था, जब वो आज अपने पूरे होश में जान को देख रहा है, क्योंकि आखिरी बार जब उसने जान को इतना करीब देखा था तो वो उसका अल्फा था, ना कि वो जिसका तो अब उसे याद भी नहीं है। बस इसीलिए खैर, ईबो उसके चेहरे की बनावट को निहार रहा था और देख रहा था कि जान कितनी मेहनत कर रहा है उस बेल की गिरफ्त से खुद को निकालने के लिए, या फिर यूं कह लो कि शायद उससे दूर जाने के लिए, क्योंकि झरना हो या बेल, मतलब तो उससे दूर ही जाना है ना। हाँ, ईबो नहीं चाहता कि जान उससे दूर जाए, उसके उलट वो तो चाहता है कि जान उसके साथ हमेशा रहे, बस किसी भी तरह से उसके साथ रहे हमेशा। जब तक वो जिंदा रहे जान उसके साथ रहे, उसके साथ उसकी ज़िंदगी का हर एक पल साझा करे, हमेशा उसका होके रहे, उसको अपना बना के रखे, हमेशा उसके पास रहे जैसे कि वो अभी है। पर अभी भी तो ये खुद को बेल से छुड़ाने में लगा हुआ है ना, ईबो से दूर जाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। और ये चीज़ ईबो को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ईबो उसके सामने है तो जान की नज़र उस पे होनी चाहिए, ना कि किसी फालतू की चीज़ों पर। पता नहीं ईबो के दिमाग में क्या चल रहा था, इस समय उसका दिमाग क्या सोच रहा था, पर इस बार ईबो खुद को रोक नहीं पाता, या ये कहना ज़्यादा सही होगा कि वो खुद को रोकता ही नहीं है। वो जान के गालों को दोनों तरफ से अपनी हथेलियों के बीच में भर लेता है
और उसके उन गुलाबी होठों पर अपने होठ रख देता है। उसको एक पैशनेटेड पर सेंशुअल किस करने लगता है, जिससे जान के हाथ जो अभी तक लगातार चल रहे थे, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, खुद को छुड़ाने में लगे हुए थे, वो बस एकाएक रुक जाते हैं। जान स्टड हो जाता है। ये क्या हुआ? ईबो ने उसको किस किया। ईबो उसको किस कर रहा है, पर वो रोकता नहीं है, बल्कि वो खुद को भी ईबो में डिवोट कर देता है। खुद को पूरी तरह से ईबो को सौंप देता है और फिर वो भी अपनी बंद आंखों के साथ उस किस को एंजॉय करने में लग जाता है। ईबो भी जान की एक्सेप्टेशन पाकर इस किस को और भी ज्यादा पैशनेटेड और भी ज्यादा टेंडर बना देता है। वो बहुत ही प्यार से जान के होठों को अपने होठों से महसूस कर रहा था और धीरे धीरे उसके अंदर इस फेवरेबल किस को और भी अच्छे से फील करने की चाह उठती है। वो इस किस को और भी ज्यादा महसूस करना चाह रहा था, तो वो जान के होठों को किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगता है, जिसकी वजह से जान और भी चौंक जाता है। पर फिर भी वो उसको नहीं रोकता, बल्कि उसकी बजाय तो वो आउट ऑफ ब्लू जाकर मौन कर देता है और अपने होठ खोल देता है, जिसकी वजह से ईबो को मौका मिल जाता है जान को अंदर से टेस्ट करने का। और वो सक्सेसफुल हो भी जाता है और वो जान के लबों के साथ साथ उसके जुबान को भी लिक करने लगता है, उसको टेस्ट करने लगता है, उसको सक करने लगता है। दोनों के सलाइवा एक दूसरे में मिल गए थे और दोनों ही इस पैशनेटेड किस में खुद को पूरी तरह से खो चुके थे। दोनों के ही शरीर में एड्रेनलिन रश यानी कि उत्तेजना की लहर दौड़ रही थी। दोनों की ही दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, 10 गुना ज्यादा तेज। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे, इतना डूब गए थे कि उन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बेशरम जंगल, ये बेशरम बूढ़ा पेड़ और यहाँ की ये बाकी सारे बेशरम लोग, ये सारे इनकी किसिंग सीन का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। वाओ, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट शो चल रहा है। उनकी इस सुपर लवेबल किसिंग सीन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो भी अपनी दोनों बड़ी बड़ी न्यूड आंखों से। बिल्कुल अपनी बड़ी बड़ी न्यूड आंखों के साथ इन दोनों को ताड़ा जा रहा है और साथ में ब्लश के नाम पे जगमगाने भी लगा था। पर हाँ, ज्यादा देर तक नहीं जगमगाता। पर अफसोस, जान एक बार फिर ये चीज मिस कर देता है, क्योंकि उसकी आंखें बंद है ना, तो वो देख नहीं पाता। और इस चीज का फायदा ईबो उठाए ना उठाए, ये जंगल बखूबी उठाता है। 2 सेकंड के लिए जगमगाता है और फिर वापस से वही अंधेरे में आ जाता है, जिससे कि एक खरगोश दांत वाले प्राणी को जरा भी संदेह ना हो जाए। वहीं पेड़ के ऊपर पक्षियों ने भी अपना नाचना गाना शुरू कर दिया था। सबके सब बहुत खुश हो गए थे। और तो और आज तो कुछ अलग भी हुआ है, एक और नया कारनामा हुआ है इस जंगल में। और वो ये कि इन दोनों के पीछे उन 2 पेड़ों के बीच वाला वो पेड़ इतना शर्माया कि वो बेचारा शर्म के मारे नीचे ही लेट गया, लोटपोट हो गया, यानी कि गिर पड़ा। वहां मौजूद बाकी सभी लोगों ने तो अपने दिल पर हाथ रख लिया कि लो, आज तो गए, आज तो पकड़े गए, अब कोई नहीं बचा सकता। पर शुक्र है उन पेड़ पौधों का जो उसके अगल बगल मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी टहनियों की मदद से उसके गिरने वाली तेज आवाज को बाहर आने से रोक लिया, उसे पकड़ लिया। नहीं तो अभी इन दोनों का इतना खूबसूरत सा मोमेंट स्पॉइल हो जाता और साथ में ये सारे पकड़े जाते सो अलग। खैर, ये दोनों तो अपने ही पैशनेटेड, इंटेंस, वार्म और टेंडर किस में खोए हुए थे। पर कुछ सेकंड्स बीतने के बाद जब जान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब दोनों के ही होठ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दोनों ही अपने होठ एक दूसरे से दूर कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से अपना माथा जोड़कर गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। दोनों के ही होठों पर एक दूसरे का सलाइवा था। दोनों के ही होठ लाल हुए पड़े थे और जान के होठों पर तो काटने के निशान भी आ गए थे, जिसे देखकर तो ईबो खुद पर ही प्राउड फील कर रहा था और साथ ही वो जान को अपनी इंटेंस नजरों से भी देख रहा था, जिसकी वजह से जान के गाल और कान दोनों ही गुलाबी हो गए थे। नहीं, गुलाबी नहीं, गुलाबी तो पहले थे, अभी तो गुलाबी से लाल हो गए थे।
और वो खुद को ईबो की गेज से छुपाने के लिए बस इधर उधर अपनी नजरें चुरा रहा था। वहीं ईबो जब जान को खुद से नजरें चुराते हुए देखता है तो वो अपने दिल की बात रखते हुए बोलता है, अपनी शांत और सच्ची आवाज में, जैसे वो उससे कुछ मांगना चाह रहा हो। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ जान, तुम्हें एक दिन जाना है। तुम एक दिन मुझसे दूर चले जाओगे। तुम्हें एक दिन मुझसे दूर जाना ही होगा और मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। पर क्या जब तक तुम यहाँ हो तब तक क्या तुम मेरे साथ बिना मुझसे दूर भागे रह सकते हो? हाँ, रह सकते हो मेरे साथ? क्या मेरे साथ रहोगे जान, इस तरह से जैसे हम अभी हैं? ईबो की बात सुनकर जान जो शांत हो गया था वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके लब खामोश हो गए थे, जैसे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसकी इस शांति से ईबो थोड़ा घबराया घबराया सा महसूस करने लगता है। उसके मन में उलझन भरे कई सारे सवाल दौड़ने लगते हैं। शायद जान उसे पसंद नहीं करता, शायद जान उसके लिए वो सब नहीं सोचता जैसा वो सोचता है। शायद जान उसे मौका नहीं देगा, जान उसे मना कर देगा। शायद जान उसे नहीं चुनेगा। शायद जान को उसकी बात पसंद नहीं आई, इसीलिए कहीं कहीं वो ये बात सुनकर दूर ना चला जाए। नहीं नहीं, ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईबो अपने ही ख्यालों में गुम था। वो खुद से ही उधेड़-बुन कर रहा था, खुद को ही कोस रहा था कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। पर वहीं जान जो सामने देख रहा था ईबो की तरफ, वो महसूस कर रहा था कि ईबो इस समय कितना घबराया हुआ है। वो ईबो के अंदर की घबराहट को महसूस कर रहा था, जिसे देखकर जान बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुरा देता है, उसको देखता रहता है। और बस देखते ही देखते अचानक से ही, बस जल्दी से उसके होठों पर बस एक लाइट सा किस कर लेता है और बस उतना ही करने के बाद बोलता है, क्या इस सवाल का इतना जवाब काफ़ी है या मैं कुछ और भी करके बताऊं? जान का जवाब पाने से पहले ईबो की नसों में जो घबराहट दौड़ रही थी अभी तक, वो अब जवाब पाने के बाद सुकून में बदल जाती है। उसके चेहरे की वो चिंता अब एक मुस्कुराहट में बदल जाती है, बहुत ही प्यारी सी मासूम सी मुस्कुराहट। वो बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, जैसे कि पता नहीं, शब्द नहीं है। ईबो बस मुस्कुरा उठता है और जान को खुशी से अपने सीने से लगा लेता है। उसके माथे पर फिर से एक बार चूमता है और इस पर बहुत ही जोर से चूमता है और बस दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं, एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। वहीं ईबो अब जान को इस बार टीज करने की सोचता है, तो वो उसके कान के पास विस्पर करते हुए बोलता है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम मुझे कुछ और भी करके बताओ तो। जिसे सुनकर तो जान और भी ज्यादा ब्लश कर देता है। वो ईबो की पीठ पर मारते हुए बोलता है, स्टूपिड। जिसे सुनकर ईबो भी बस मुस्कुरा देता है। हाँ, उसे जान की लैंग्वेज समझ में तो नहीं आई है, पर उसे इतना जरूर समझ में आ गया है कि जान ने कुछ पागलों वाला ही बोला होगा। खैर, जान अपने ब्लशिंग फेस के साथ ईबो की बाहों से बाहर आ जाता है और वही ईबो भी बस हंस देता है। वहीं जान भी अब बात को डाइवर्ट करते हुए बोलता है, अच्छा चलो, अब हमें होडाई जाना है, बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। ईबो भी हामी भरता है और फिर दोनों ही बेल की जगह से बाहर आते हैं।
या फिर ये कह लो कि इस बार बिल खुद ब खुद ही उन्हें छोड़ देती है और फिर दोनों ही जंगल से चल देते हैं अपने गांव हुडाई के रास्ते। और इस बार जंगल भी इन्हें नहीं रोकता, क्योंकि जो इस जंगल को चाहिए था वो उसे मिल गया था। आखिरकार उसके ये दोनों चाहते लाडले मसीहा एक जो हो गए थे। कहाँ वो दूर दूर चल रहे थे और कहाँ वो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर चल रहे हैं और इसीलिए आज जंगल बहुत खुश है और इस खुशी के माहौल पे वो जश्न मनाएगा। आज वो पूरी रात चमकेगा, पूरी रात ये लोग नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे। आज की ये पूरी रात चमकते हुए, जश्न मनाते हुए बीतेगी और इन्हें कोई भी नहीं रोकेगा और ना ही कोई रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मूनस्टोन फोर्ट के हेडा पैलेस में नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हेडा पैलेस के अंदर इस वक्त दर्द से कराहने की आवाज आ रही है। ये दर्द से कराहने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद हेडा की ही है, जो इस वक्त अपने रॉयल चैम्बर में है। ये दर्द की कराहट इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी ज्यादा तेज थी कि बीटा फेरिस भागते हुए हेडा के पैलेस आ पहुंचे थे और अपने साथ रॉयल हीलर को भी ले आए थे। कमरे के अंदर हीलर हेडा को जांच रहे हैं और बाहर बीटा फेरिस हीलर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति उन्हें नहीं है। इसीलिए इसी तरह कुछ पल बीतने के बाद हेडा के कमरे से हीलर बाहर निकलते हैं और उन्हें बाहर आता देख बीटा फेरिस उनसे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछते हैं, क्या बात है हीलर, किंग ठीक तो है ना? अचानक से क्या हो गया था उनको जो वो दर्द में इस तरह से कराहने लगे? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बीटा फेरिस, किंग अभी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जादुई स्पेल लिया है, बस उनके एब्डोमेन के लोअर रीजन और पेल्विक रीजन में दर्द उठ गया था, वो इसी वजह से परेशान हो गए थे। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, वो इस समय बिल्कुल ठीक है और आराम कर रहे हैं। जिसके बाद बीटा फेरिस फाइनली रिलीफ की सांस लेते हुए बोलते हैं, ठीक है हीलर, आपका धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। जिसके बाद हीलर हामी भरते हुए वहां से चले जाते हैं, पर बीटा फेरिस के दिमाग में अब कुछ बात आई थी, जिसको सोचते हुए वो खुद में ही बोलता है, एक सेकेंड, हीलर ने अभी क्या कहा? हीलर ने कहा कि किंग के पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, वो भी इतना तेज। पर ये कैसे संभव है? ये दर्द तो तब उठता है ना जब मेट धोखा देता है। तो इसका मतलब क्या ये सच है? हंगवंगजुन वापस? पर ये कैसे हो सकता है? बीटा फेरिस खुद में ही ये रहस्य सुलझाता है, पर जब आखिरकार उसको कुछ समझ में आता है तो उसका विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सच में सच है। पर ये कैसे हो सकता है? पर ये सच नहीं हो सकता। पर अगर ये सच में सच हुआ तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो 3 बार ताली बजाता है और ताली बजाते ही एक सेवक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको वो आदेश देते हुए बोलता है, गुप्तचर को हमारा संदेश पहुंचाओ कि वो कल ही आकर हमसे मिले, जल्दी जाओ। जिसको उसका सेवक सुनता है और बाद में वो भी सर झुकाकर वहां से चला जाता है उस पर अमल करने के लिए। और अब बचते हैं वहां पर सिर्फ बीटा फेरिस। वो अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियों को एक दूसरे के साथ मिलाकर कुछ सोचते हैं और वही कुछ सोचते हुए वो भी हेडा के महल से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुडाई गांव में रात हो गई थी। चांद की चांदनी पूरे गांव में फैली हुई थी। रात के जो छोटे मोटे जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे, वो सभी बोलने लगे थे और हवाएं अपनी धीमी चलन से रात के वातावरण को ठंडा बना रही थी। वहीं मैदान के बीच में बड़ा सा बॉनफायर जलाकर सारे एल्डर्स, हेड एल्फा, बीटास और भी कई लोग वहीं सब साथ में अगल बगल बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। वहीं हेड एल्फा और कुछ एल्डर्स के बीच में ईबो और उस नए चावर को लेकर भी बातें उठती हैं।
कि वो दोनों कहाँ गए, ऐसे कैसे गायब हो गए। अभी तक उनकी कोई खबर क्यों नहीं मिली, कोई उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाया। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आखिर ऐसी कौन सी जगह पर चले गए वो दोनों जो किसी को नहीं दिख रहे। वो सारे लोग ये सब सोच सोचकर परेशान हो ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि सामने से दो चावार आ रहे हैं बातें करते हुए, जिनको देखकर इन लोगों के लिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता कि वो दोनों कौन हैं। इसीलिए जो लोग भी वहां मौजूद थे, श्वान समेत, सब उठ उठ कर उनके पास जाने लगते हैं। बूढ़े, युवा, ओमेगास, उनके बच्चे, सबके सब उनके पास जाने लगते हैं। और बच्चे लोग तो उन दोनों को देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे मसीहा करते हुए बस उनके पास दौड़ जाते हैं। वहीं ईबो और जान जब सारे पैक को अपने सामने ऐसे आते हुए देखते हैं, पहले तो हक्के बक्के रह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। पर जब उन लोगों के चेहरे पर इन्हें कोई गुस्सा, कोई रंजिश नहीं दिखती, तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, फिलहाल के लिए माहौल ठीक है। इसलिए वो भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए बस आगे बढ़ जाते हैं। और आगे आकर पूरा पैक ईबो और जान दोनों से मिलता है, दोनों का ही स्वागत करता है। और सारे बच्चे लोग तो ईबो और जान के पास जाकर सीधा उनको चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं और बस अपनी तुतलाती हुई आवाज में चिल्लाने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं, उन लोगों से सवाल पूछने लगते हैं। तो आप ही हैं वो जो हमें उस गंदे राजा से बचाएंगे? आप ही हमारे मसीहा हैं? तो आप ही हैं वो जिसके बारे में सब बात करते हैं? आप ही हैं वो जो हमें उस गंदे राजा से बचाएंगे? आप ही हैं वो जो उसे मारेंगे? आप ही हमारे लिए लड़ेंगे? जिसे सुनकर जान और ईबो तो दोनों ही एक दूसरे को देखने में लग जाते हैं, इस उम्मीद से कि इन बच्चों को क्या जवाब दिया जाए। ये मासूम से छोटे बच्चे ये क्या समझेंगे। कोई कुछ बताए कि इन बच्चों को इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए, जिसका जवाब उन्हें अभी तक खुद ही नहीं पता है। तो वो इन लोगों को क्या बोले। लेकिन वो भी इन बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसी वजह से सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वहीं हुडाई के लोग भी उनके सामने माफी मांगते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दो युवा चावार, हमें माफ कर दो। ईबो, हमें माफ कर दो। हम बहुत शर्मिंदा हैं उन दोनों बीती रातों के लिए। हम बहुत शर्मिंदा हैं उन दोनों रातों के लिए, अपने उस करने के लिए जो हम लोगों ने उस दिन किया। कोई बात नहीं अल्फा, अपने पैक के लोगों की रक्षा करना आपका फर्ज था और आप सिर्फ अपना काम कर रहे थे और कुछ नहीं। तो आप माफी मत मांगिए। अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते, इसीलिए कोई बात नहीं। जान उनकी माफी मांगने पर उन्हें मना करते हुए बोलता है और फिर हुडाई के हेड अल्फा ईबो की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं, अल्फा ईबो, माफ कर दो। हमने तुम्हें भी उस दिन बहुत बुरा भला कहा। माफ कर दो हमें, अपने किए पे शर्मिंदा है। माफ कर दो हमें। कोई बात नहीं हेड अल्फा, आप सब हमारा परिवार है और हमसे बड़े भी हैं। जैसा कि जान ने अभी कहा कि ये आपका फर्ज था जो आपने निभाया, इसीलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि आप एक हेड अल्फा हैं, इस पैक के सरपंच हैं। तो आपका ये फर्ज है कि आप दोनों पक्षों की बात सुने, ना कि खुद अपना अनुमान लगाएं। आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए था अल्फा। ईबो अपनी शांत आवाज में पर नाराजगी जताते हुए बोलता है, जिस पर हेड अल्फा बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ ईबो, तुम क्या कहना चाह रहे हो। इसीलिए मुझे अपनी गलती पे पछतावा है और इसीलिए मैं माफी मांग रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। जिस पर ईबो अपने दिल की सच्ची भावना को व्यक्त करते हुए बोलता है, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था हेड अल्फा। मुझे पता है कि जब पैक की बात आती है तो हेड अल्फा सिर्फ पैक के बारे में सोचते हैं, इसीलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर हेड अल्फा इस बार मुस्कुराते हुए बोलते हैं, शुक्रिया अल्फा ईबो, मुझे उम्मीद थी कि तुम इस बूढ़े हेड अल्फा को समझोगे। खैर, अब तुम और ये युवा चावार दोनों यहीं पर रहेंगे हमारे साथ, हम सबके बीच में। जी हेड अल्फा, हुडाई हमारा भी गांव है, इसीलिए मैं और ईबो यहीं पे रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जान बोलता है और हमारे शब्द पर तो वो एक्स्ट्रा ही जोर दे देता है और वही देते हुए वो ईबो की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर ईबो भी बस मुस्कुरा देता है। वहीं खड़ा शुआन जो इतनी देर से इन दोनों की ये मुस्कुराहट देख रहा था, जो छुप छुप के आ रही थी, तो वो भी कुछ समझ जाता है।
जिससे समझते ही वो भी मुस्कुरा देता है और अपने इस दोस्त को टीज करने की सोचता है। तो बस वही उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, हुडाई तो तुम्हारा भी घर है ना, जहाँ ईबो वहीं तुम, क्यों, है ना दोस्त? सही बोल रहा हूँ ना मैं? जिसे सुनकर तो ईबो और जान दोनों ही बस ब्लश करने लगते हैं। उनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ, शुआन ने उन लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद कुछ और देर हुडाईवासी जान और ईबो के साथ बैठते हैं। थोड़ी गपशप होती है, काफी देर तक ये लोग बातें करते हैं और फिर कुछ समय बाद सब अपनी अपनी झोपड़ी और अपने अपने कॉटेज में लौट जाते हैं। जैसे कि अभी जान और ईबो भी अपने अंकल के साथ अपने कॉटेज में आ गए हैं और अभी इस वक्त तीनों एक साथ अपने कॉटेज के आंगन में बैठकर डिनर खा रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद यानी डिनर खत्म करने के बाद अंकल जेम्स अपना सोने चले जाते हैं और वहीं जान और ईबो भी अपना सोने के लिए जाने लगते हैं, जिसमें ईबो वहीं बाहर अपनी चारपाई पे लेटने के लिए जाने लगता है, पर जान उसको रोक देता है और अंदर कमरे में साथ चलकर उसके साथ सोने के लिए कहता है, जिस पर ईबो उसको मना करता है, ये सोचकर कि अंकल क्या बोलेंगे, अंकल को अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे इन लोगों के बारे में। जान उसको मनाना तो टेढ़ी खीर था, वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उल्टा वही ईबो को मनाने में लग जाता है। वो ईबो को चिढ़ाते हुए बोलता है, अय्या बोबो, ओल्ड मैन कुछ नहीं कहेंगे, भरोसा करो मुझ पे, तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उनसे क्यों डर रहे हो? उन्होंने भी अपनी एंगेज में बहुत कुछ किया होगा, बस तुम्हें ही नहीं पता है। इसीलिए मेरी बात मानो और चिल करो, शर्माओ मत, अब तुम्हारी बारी है, मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ अंदर, समझे? हाँ मतलब? जिस पर ईबो इनोसेंटली बोलता है, जैसे कि उसे भी समझ में ही नहीं आया कि जान ने क्या बोला। इसीलिए वहीं जान इस बार अपनी बात को और भी ज्यादा क्लियर करते हुए बोलता है, अरे फिक्र मत करो बोबो, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, डर्टी माइंड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी। मैं तो बस तुम्हारे हाथ को अपनी तकिया बनाकर और उस पर अपना सर रखकर सुकून भरी नींद सोना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। ओह, पर जान, इबो हिचकते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर जान उसको बीच में ही रोकते हुए उसे धमकी देते हुए बोलता है, कुछ परवाह नहीं बोबो, भीतर चलो मेरे साथ, वरना मैं फिर से गुफे में भाग जाऊंगा और फिर वापस भी नहीं आऊंगा, समझे? जिस पर ईबो को आखिरकार मानना ही पड़ता है और वो जान के साथ अंदर कमरे में चला ही जाता है। वो दोनों इस वक्त अपने कमरे में ही थे, बेड पर एक दूसरे की बाहों में पड़े एक दूसरे के साथ आराम कर रहे थे कि तभी जान के दिमाग में जादूगर की वो बात याद आती है। तो वो ईबो से पूछता है, बोबो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो जादूगर सच बोल रहा था? नहीं जान, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस पर ईबो जवाब देता है और ईबो का जवाब सुनकर जान एक बार फिर से सवाल पूछता है, और वो क्यों? जिस पर ईबो जान को इस बार अपनी बात समझाते हुए बोलता है, वो इसीलिए जान क्योंकि अंकल ने कहा था कि राजा हांग वांगजुन खुद आएंगे इस मिस्ट को बचाने। तुम ही सोचो, जब वो खुद आएंगे तो हम कैसे मसीहा हो सकते हैं? और जान तुम खुद ही सोचो अपने बारे में, तुम तो इस दुनिया के भी नहीं हो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और तुम्हें उन लोगों ने मसीहा बना दिया और तुम उनके मसीहा बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम खुद ही सोचो, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम उनके मसीहा कैसे हो सकते हो जान? अगर तुम गलती से इस दुनिया में नहीं फंस गए होते तो क्या ये लोग तुम्हें जानते? नहीं ना। तो फिर तुम ही सोचकर बताओ, क्या होता इन लोगों की इस मसीहा वाली बात का? सच बताऊं जान, मुझे तो लगता है कि वो जादूगर पागल है, कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। मैं एक बात उनकी मान गया तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि मैं उनकी हर बात मानूंगा। एक मिनट, तुमने कौन सी बात मानी उनकी बोबो? किस बात की बात कर रहे हो तुम? जान ईबो की बात को बीच में ही रोकते हुए उसकी आखिरी बात को लेकर सवाल पूछता है, जिस पर ईबो, जो अभी तक जान को ये बात नहीं बताना चाह रहा था, वो इस बार रुक रुक कर हिचकते हुए उसे बताता है, क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जान उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। बस इसीलिए वो बोलता है, वो
वो जान जब हुडाई में रिपर्स का हमला हुआ था और तुम घायल हो गए थे, तो वो वही जादूगर थे जिन्होंने तुम्हारा इलाज किया था, तुम्हें बचाया था। और उसी वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि हम सोल बॉन्डेड हैं। ईबो थोड़ा हिचकते हुए, नर्वस फील करते हुए, पर आखिरकार अपनी बात बोल ही देता है, जिसको सुनकर जान ईबो से वापस पूछता है, सोल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बुबो? जिस पर ईबो जान को समझाते हुए बोलता है, सोल बॉन्ड को सोल बॉन्ड का मतलब हम कह सकते हैं, सोल बॉन्ड का मतलब हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी कि इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि जो मैं महसूस करूँगा वो तुम्हें महसूस होगा, और जो तुम महसूस करोगे वही मैं महसूस करूँगा। जैसे तुमको अगर कहीं जख्म लगेगा या चोट या तुम्हें कोई दर्द होगा, तो वही दर्द मुझे भी महसूस होगा। कुछ ऐसा होता है। इसीलिए उस दिन जब उन्होंने तुम्हारे शरीर से जहर निकाला था, तुम मेरी ऊर्जा की मदद से निकाला था। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जान, एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा वो कहते हैं। और यही बात तो मैंने मान ली, क्योंकि उस दिन मैंने वो देखा था। ओ, समझा, मतलब हम दोनों एक हैं। अगर मेरी भाषा में बोला जाए तो हम दोनों सोलमेट्स हैं, है ना? वाओ बोबो, हमारे दिल के साथ साथ हमारी आत्मा भी एक हो गई है बोबो। मतलब अब मुझे समझ में आया कि मैं पहले दिन से तुमसे क्यों आकर्षित हुआ था। अब मैं समझा बोबो, हम दोनों सोलमेट्स हैं। पर बोबो, ये बात तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो इतनी लेट? तुम्हें तो ये बात मुझे सुबह ही बता देनी चाहिए थी, बिल्कुल तड़के तड़के। मैं आंख खोलता और तुम मेरी आंखों के सामने बैठकर यही बोलते कि जान जान, मैं तुम्हारा सोल बॉन्ड हूँ। जान इस बार अपनी पाउटी फेस के साथ ईबो से शिकायत कर रहा था, जिस पर ईबो अपनी सफाई देते हुए उसे बोलता है, वो मुझे लगा कि तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। बस यही सब सोचकर नहीं बताया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जान। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बोबो कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा? इस पूरे हुडाई में सिर्फ एक तुम ही हो जिसे मैं अपना सेफ जोन समझता हूँ। तुम पर तुम अपनी बंद आंखों के साथ भी भरोसा कर सकता हो बोबो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया बोबो? अच्छा चलो, एक बार के लिए मान भी लेता हूँ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो भी मैं एक बात तो पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये वी शाहजान अपने बोबो से दूर कभी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, समझे? जान अपने बोबो को समझाते हुए बोलता है, जिस पर ईबो उससे बोलता है, पर तुम्हें तो एक दिन जाना होगा ना जान, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम जिस दुनिया के हो, तुम्हें उस दुनिया में तो जाना ही होगा ना। मुझे जब जाना होगा तब जाना होगा, जब का तब देखेंगे बोबो, पर फिलहाल के लिए तो मुझे कहीं नहीं जाना। मैं यही रहूंगा, यही मेरी दुनिया है, तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। और किसे पता है कि कल क्या हो? किसने कल का देखा है बोबो? सब आज में जीते हैं, आज में सोचते हैं, आज में रहते हैं, और आज से ही प्यार करते हैं बिना कल की उम्मीद किए। तो मैं भी आज की ही सोचूंगा, और मेरा आज तुम हो, तुम। इसीलिए दोबारा ये जाने वाली बात तो बिल्कुल मत भूलना। जानिबो को समझाता है, क्योंकि ये बात वो भी जानता है कि अगर उसे झरने का रास्ता मिल गया तो उसे अपनी माँ के पास जाना ही होगा, क्योंकि उसकी माँ के प्रति भी उसके कुछ फर्ज है, वहाँ भी उसकी एक जिम्मेदारी है। पर ज़रूरी अभी ये है कि जब तक वो यहाँ है तब तक वो यहाँ अपने प्यार के प्रति अपना फर्ज निभाए, उसके साथ जिए, उसके लिए जिए, उसके साथ अपनी पूरी दुनिया खुशियों से भर दे, जिससे अगर कभी जाना भी पड़े तो ये पल कभी कम ना हो, इसके सहारे ही बची हुई जिंदगी गुजारी जा सके।
इसीलिए वो अभी अपने बोबो के साथ पूरी दुनिया की खुशियां जीना चाहता है और वो जिएगा भी। पर फिलहाल जो भी माहौल बना हुआ है वो उसको हल्का करने के लिए बोलता है, वैसे बोबो, मुझे लगता है कि मैं तो वो मसीहा हूँ, बाकी तुम्हारा नहीं पता। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? इबो उसकी ये बात सुनता है तो अपनी एक भौहें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, जिस पर जान वापस से बोलता है, क्योंकि तुम ही सोचो, मेरे यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है? कुछ तो ठोस वजह होगी ना, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। और वैसे भी अब मुझे समझ में आ रहा है कि गॉड ने मेरी ये आयरन मैन वाली पर्सनालिटी क्यों बनाई है। आयरन मैन, ये क्या होता है जान? इबो दोबारा कंफ्यूज होते हुए पूछता है, जिस पर जान मजाक करते हुए एक्साइटेडली जवाब देते हुए बोलता है, अरे बुद्धू, तुम्हें नहीं पता, आयरन मैन एक पात्र है मार्वल कॉमिक का, जो अपने पावर से दुनिया को बचाता है। सोचो, मैं भी अपनी पावर से मिस्ट को बचाऊंगा, मिस्ट की दुनिया को बचाऊंगा। सोचो, मैं वी शाओजान, द आयरन मैन ऑफ मिस्ट, मिस्ट की दुनिया का आयरन मैन। मैं वी शाओजान, मिस्ट की दुनिया का आयरन मैन। जिसको सुनकर ईबो अपनी आंखें घुमाते हुए बोलता है, कुछ नहीं बचाओगे। उस जादूगर की बात ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, नहीं तो मैं बाहर चला जाऊंगा। या बोबो, तुम इतने रूड क्यों हो? तुम बिल्कुल मेरे टीचर की तरह डांटते हो। ईबो जान को डांटते हुए बोलता है, जिस पे जान अपने पाउटी फेस के साथ उसको शिकायत करते हुए बोलता है। जान का ये इतना क्यूट पाउटी फेस अपनी आंखों के सामने देखकर तो ईबो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। वो वही मुस्कुराते हुए उसको बोलता है, ड्रामेबाज। और बस उसके नाक पर किस करते हुए उसको सोने के लिए बोलता है कि सो जाओ वरना अंकल जाग जाएंगे। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत बन लिए तुम आयरन मैन, अब वापस से मेरे जान बन जाओ, सो जाओ वरना अंकल जाग जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। इतना बोलते ही जन अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखों के साथ साथ वो अपना मुंह भी बंद कर लेता है। मतलब वो प्रॉपर सोने के लिए रेडी हो गया था। और वहीं ईबो जब उसकी बंद आंखें देखता है तो वो भी बस मुस्कुरा देता है, जिसके बाद वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, जान को अपनी बाहों में और भी ज्यादा करीब और भी अच्छे से समेट लेता है, उसको भर लेता है और उसकी गर्म सांसें अपने गर्दन में महसूस करते हुए वो भी सो जाता है। भले ही जान ने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, पर अभी भी उसके दिमाग में जादूगर की बातें चल रही थी। ईबो की बातें लगातार घूम रही थी। वो लगातार सोचे जा रहा था। वो ईबो की बात समझ तो रहा था, एक तरफ से देखा जाए तो ईबो सही कह रहा है, उसकी बातें सही थी, उसकी बातें सही हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं होता तो कौन जानता उसके बारे में? कोई नहीं। पर फिर भी उसके दिमाग में एक उलझन सी है। उसके दिमाग में वो पप का ख्याल रह रह कर आ रहा है। उसकी वो मासूम आंखें जो उससे कुछ कहना चाह रही थी, उससे कुछ बताना चाह रही थी, उससे बात करना चाह रही थी, वो सब उसको रह रह कर याद आ रहा है। आखिर वही पप तो था ना जो उसको यहाँ पर लेकर आया है। और फिर उसको उसकी मॉम की बात भी याद आती है कि हर चीज होने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो क्या ये चीज भी होने के पीछे कोई ना कोई वजह है? क्या ये भी किसी ना किसी वजह से हुई है? हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्या है, क्यों है, जो भी है, ये सब समय ही बता सकता है। समय से पहले कुछ नहीं। हर चीज का जवाब समय के पास है। समय का ही इंतजार करना जरूरी है। समय आएगा तो सब कुछ खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है, जान खुद में ही सोचते हुए बोलता है। और फिर वो भी ईबो को अच्छे से पकड़ लेता है, थोड़ा टाइटली हक कर लेता है और बस उसकी बाहों में वो भी सो जाता है। और कुछ घंटे बीतने के साथ सूरज की रोशनी पूरे मिस्ट की जमीन पर फैल जाती है। जमीन पर ये सारे बंद फूल वापस से खिल जाते हैं। पेड़ पौधे चिड़ियाएं सब मुस्कुराने लगती हैं, गाने लगती हैं।
हंसी खुशी की लहर वापस से दौड़ जाती है। चिड़ियाएं गाने लगती हैं, नाचने लगती हैं, वातावरण को खुशहाल और सकारात्मक बनाने के लिए। और उन्हीं पक्षियों का संगीत सुनकर पूरे मिस्ट के साथ साथ ईबो भी अपनी आंखें खोल देता है। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने जान का वही प्यारा सा डिवाइन सा चेहरा, जिसको देखकर तो उसके चेहरे पर वही प्यारी सी खूबसूरत सी छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कल रात जंगल वाली पूरी सीन याद आ जाती है, जब उसने जान को किस किया था, जिस तरह उसने जान को किस किया था, जिस तरह जान ने उसकी किस पर रिएक्ट किया था, जिस तरह से वो उस किस में मेल्ट हुआ था, वो हर एक चीज ईबो को याद आ जाती है। पता नहीं हम कब तक ऐसे एक साथ रहेंगे जान, कब तक तुम मेरे साथ रहोगे। बस अब सिर्फ इतना पता है कि जब तक तुम रहोगे मेरे ही साथ रहोगे, सिर्फ मेरे बन के रहोगे, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा जान, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ईबो खुद में ही बोलता है और बस आगे बढ़कर जान के लिप्स पे एक हल्की सी किस कर लेता है, जिस पर जान भी अपनी आंखें खोल देता है और ईबो को अपने सामने पाकर वो भी मुस्कुरा देता है। वहीं ईबो उसे बोलता है, अब उठ जाओ जान, सुबह हो गई, मुझे जंगल भी जाना है, अंकल की बताई हुई कुछ नई जड़ी बूटियां लानी है। ठीक है। जिस पर जान अपनी आधी नींद में बोलता है। वहीं ईबो भी अब उठ के बैठ जाता है और अपने साथ साथ वो जान को भी उठाकर बैठा देता है, क्योंकि अगर उसने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये फिर से वापस से सो जाएगा। बहुत सोता है ये। खैर, इसके बाद दोनों बारी बारी से फ्रेश होते हैं और तैयार हो जाते हैं जंगल जाने के लिए। पर तभी वहां पर शुआन आ जाता है और वो ईबो से सेलेस्टियल जाने के लिए कहता है, पर ईबो, जिसको आज जंगल जाना ज्यादा जरूरी था, वो मना कर देता है। पर वहीं शुआन, जिसको भी आज अकेले जाने का कोई मन नहीं था और उसका भी जाना जरूरी था, तो वो जान को ये ऑफर देता है। उससे पूछता है कि क्या जान उसके साथ सेलेस्टियल चलेगा, जिस पर जान तो उसको हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे सेलेस्टियल जाने का मन था। पर ईबो वो शक्ति से मना करते हुए बोलता है, नहीं जान, तुम नहीं जाओगे। पर वहीं शुआन और जान दोनों भी हार नहीं मानते, दोनों ईबो को मना ही लेते हैं और आखिरकार ईबो मान ही जाता है। और या फिर ये कह लो कि उसको मानना ही पड़ता है, क्योंकि जान का वो पाउटी फेस बन जाता है और शुआन की वो ग्लेयर वाली आंखें। खैर, फाइनली ईबो मान जाता है और जान को शुआन के साथ सेलेस्टियल जाने के लिए परमिशन दे ही देता है। पर पता नहीं क्यों उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, कुछ डर सा लग रहा था। इसी वजह से वो उसे मना भी कर रहा था। पर इन दोनों के चलते ये लोग उसकी बात नहीं मान रहे। खैर, उसको डर लग रहा है कि कहीं उसका लिया हुआ ये फैसला गलत ना हो जाए, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए जान कहीं। शुआन है तो जान सुरक्षित रहेगा, इसीलिए वो अपने सारे इन एहसासों को किनारा कर देता है। जिसके बाद जान और शुआन दोनों ही सेलेस्टियल के रास्ते निकल जाते हैं और ईबो जंगल की तरफ। वहीं दूसरी तरफ मूनस्टोन फोर्ट के बीटा फेरिस के काउंसलिंग रूम में बीटा फेरिस ने जिस गुप्तचर को बुलाया था, वो इस समय उनसे मिलने आ गया था और वो गुप्तचर सामने बैठे बीटा फेरिस को झुककर आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा था। वहीं बीटा फेरिस, जो अपनी मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो बोलता है, कहो क्या खबर लाए हो, मूनस्टोन की कुछ नई बात पता चली? जिस पर वो गुप्तचर बोलता है, जी बीटा फेरिस, मूनस्टोन के बाजार में चारों ओर हल्ला मचा हुआ है। इसी बात की चर्चा हो रही है कि मूनस्टोन का मसीहा आ गया है और इसी बात को लेकर बहुत सारे पैक में उत्साह और उम्मीद की लहर भी दौड़ गई है और अब सब उम्मीद कर रहे हैं कि उनका मसीहा उन्हें बचाएगा। मसीहा आ गया है? बीटा फेरिस पहले तो गुप्तचर की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, पर फिर कुछ पल वो शांति से बैठने के बाद कुछ सोचकर वो हंसने लगते हैं। मसीहा मसीहा उन्हें बचाएगा, हाँ? देखते हैं फिर कौन बचाता है इन्हें। देखते हैं कौन बचाता है इन्हें। कौन है इनका मसीहा जो इन्हें बचाता है? तुम बताओ, क्या तुम जानते हो कि कौन है उनका वो मसीहा
जो उन्हें बचाएगा, जिस पर गुप्तचर नाम में सर झुकाकर उसे जवाब देता है। नहीं बीटा फेरिस, अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस ये अफवाह ज़रूर उड़ी है कि मूनस्टोन में एक नया चावर आया है, पर वो कौन है अभी तक इसकी खबर नहीं है। उसको अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, फिर जाओ और जाकर पता लगाओ कि कौन है ये मूनस्टोन का नया चावर। बीटा फेरिस उस गुप्तचर को आदेश देते हुए बोलते हैं, जिस पर वो गुप्तचर भी हामी में सर हिलाकर उनसे विदा लेकर वहां से चला जाता है। जो हुक्म बीटा फेरिस। वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल बाजार में जान और शुआन बाजार में आ गए थे। दोनों ही इधर उधर घूम रहे थे, सारी दुकानों को एक एक करके छान रहे थे, और दोनों के ही हाथ में एक एक चाइनीज स्नैक्स था, कुछ मटन चुआन जैसा, जो कि मटन के कुछ टुकड़े थे जो कि स्टिक में फंसाकर उन लोगों को दिए गए थे। जान और शुआन दोनों ही उसका स्वाद लेते हुए उसे खा रहे थे, और साथ ही यहाँ वहाँ घूम घूम कर बाजार का लुत्फ भी उठा रहे थे। पर जैसा कि ये सेलेस्टियल बाजार है, तो यहाँ रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ होना तो लाजमी ही है। इसीलिए हर बार की तरह आज फिर यहाँ डुगडुगी पिटने की आवाज़ आती है। पर इस बार साधारण डुगडुगी बजी थी, यानी कि इस वक्त ना कोई मंत्री आ रहा था और ना ही कोई बगावत किया हुआ कैदी, बल्कि इस बार राज्य के सेनापति और उनके साथ कुछ शाही सिपाही आ रहे हैं। पर यह मूनस्टोन राज्य का साधारण सेनापति भी मूनस्टोन के लिए किसी चलती फिरती तबाही से कम नहीं है। ये खुद में ही एक चलता फिरता दूसरा हेडा का नाम है। ये भी खुद को हेडा और फेरिस से कम नहीं समझता, बल्कि ये तो खुद उनका छोटा स्वरूप है, बड़ी तबाही के साथ। इन्हें भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आम चावर इनके सामने आए, इनके सामने अपनी नजरें उठाएं, इनके सामने अपनी आवाज़ उठाएं। इसी वजह से वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे, वो सब पहले की तरह ही डर के मारे अपना सर झुका लेते हैं और रास्ते से हटकर किनारे जाकर एक साइड इकट्ठा होकर खड़े होने लगते हैं। वहीं उसी तरह शुआन और जान भी एक साथ एक तरफ जाकर खड़े हो गए थे। दरअसल शुआन डर की वजह से नहीं, बल्कि ये जानने के लिए एक तरफ साइड में जाकर खड़ा हो गया था कि अब ये लोग नया क्या करने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि इस बार कोई बड़े लोग नहीं आए थे, सिर्फ सेनापति था और कुछ सिपाही थे जो अपने हाथ में फरमान लिए हुए थे। पर जान, उसने तो आज जैसे ठान ही ली थी कि अगर इन लोगों में से किसी ने कोई भी बदतमीजी की तो वो इन लोगों को छोड़ेगा नहीं, वही मुंह तोड़ देगा इन लोगों का। खैर, डुगडुगी की आवाज़ बजती है और सब एक किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं बीच की जगह सब खाली छोड़ देते हैं उन शाही लोगों के लिए। वही वो मुनादी करने वाला बीच बाजार में आता है और डुगडुगी बजाकर तेज आवाज में घोषणा करने लगता है। घोषणा, घोषणा, घोषणा। मूनस्टोन वासी सावधान हो जाओ, सावधान, 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 सावधान। सारे मूनस्टोन वासी सावधान हो जाओ। सारे मूनस्टोन के वासी ध्यान से सुने। सारे मूनस्टोन के वासी ध्यान से सुने। सारे मूनस्टोन के वासी ध्यान से सुने। मूनस्टोन के सेनापति अल्फा एलेक्स किंग हेडा और मंत्री बीटा फेरिस की आज्ञा से नए कानून दोहराने जा रहे हैं। आज से नए कानून लागू किए जाएंगे। सब ध्यान से सुने। सावधान, सब ध्यान से सुने। मूनस्टोन के सेनापति अल्फा एलेक्स किंग हेडा और मंत्री बीटा की आज्ञा से नए कानून दोहराने जा रहे हैं। आज से यही नए कानून लागू किए जाएंगे। सब ध्यान से सुने। इसके बाद वह सेनापति वो फरमान जोर जोर से पूरे बाजार में पढ़ने लगता है, और जितने भी नए कायदे कानून बनाए गए थे बगावत को रोकने के लिए या हंगमंगशन का नाम लेने से रोकने के लिए, वो सारे वो कानून पढ़ के सुनाता है, जिसे सुनकर कुछ आम चावर तो खौफजदा हो जाते हैं। वहीं शुआन के तो होश ही उड़ गए थे, और वहीं जान, उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा कानून है। ये कोई कानून नहीं है, ये तो सरासर जुल्म है। सच में, अगर गद्दी छिन जाने का इतना ही खौफ है तो क्यों नहीं ये लोग सही रास्ता चुन के सीधा प्रजा के दिल पे राज करते हैं। इस तरह से डर बनाने की क्या जरूरत है, इतना खौफ किस बात का है। खैर, पर इन लोगों को ये छोटी सी बात कहाँ समझ में आएगी।
इन लोगों को तो दिल पे नहीं दिमाग पे राज करना है, प्यार से थोड़ी जीतना है। इन लोगों को तो डर और खौफ पैदा करना है। इन्हीं सब से तो प्रजा हमेशा दबके रहेगी और कभी इन लोगों का विरोध नहीं करेगी। अपने लिए और इन लोगों के विरोध में आवाज नहीं उठा पाएगी और इन लोगों की तानाशाही ऐसे ही बरकरार रहेगी। खैर, जो इस नए कानून से खौफजदा हो गए थे वो तो बिना कुछ बोले उनकी बात मान लेते हैं, डर कर ही सही, पर सारे नए कायदे कानूनों को स्वीकार कर लेते हैं। पर उन्हीं में से एक दो चावर जिनके अंदर अभी भी खौफ नहीं था और वो सही गलत का फर्क समझ रहे थे और ये जान रहे थे कि ये कानून इन लोगों पे जुल्म करने के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि ये लोग इन लोगों की गुलामी स्वीकार कर ले। इसीलिए वो चावर इस नए कानून के विरोध में आवाज उठाने की सोचते हैं। इसीलिए उन्हीं में से एक चावर जो युवा था वो इस नए कानून के विरोध में आवाज उठाता है, ये चिंता किए बिना कि आगे उसकी आत्मा को बांध के खींच लिया जाएगा। वो इस भरी बाजार में बिल्कुल निडर होकर वो अपने क्रोध को दिखाते हुए ऊंची आवाज में बोलता है, अपने अंदर चल रहे आक्रोश को बिल्कुल बहा देता है इन सेनापति और सिपाहियों के सामने। हमें ये कानून मान्य नहीं है, ये सरासर जुल्म है। ये कानून हमारे अंदर के विश्वास को दबाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये कानून हमारे खिलाफ बनाए गए हैं, ना कि हमारी सहूलियत के लिए, जो हमें मंजूर नहीं है। तुम्हारा राजा हेडा हमारे हंगवांगजुन राजा से डरा हुआ है, इसीलिए वो हम में भी अपना डर पैदा करना चाहता है। तो जाओ बता दो उसे, हंगवांगजुन की ये वफादार प्रजा हंगवांगजुन का नाम लेना कभी नहीं छोड़ेगी। ये सर सिर्फ उनके सामने झुकेगा, ना कि तुम्हारे राजा हेडा के सामने। और जाकर ये भी बता दो अपने उस क्रूर राजा से और उस क्रूर राजा के उस क्रूर मंत्री से कि हमारा राजा हंगवांगजुन आ गया है, हमारा मसीहा आ गया है, हमें इस तानाशाही क्रूरता से बचाने के लिए, मुक्त कराने के लिए। जाओ। जिस पर वो सिपाहियों से गुस्से में मौक करते हुए और उस पर हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा राजा, हाँ, तुम्हारा राजा हंगवांगजुन जो खुद कमजोर है, उस युद्ध में मारा गया, वो तुम्हें बचाएगा। हाँ, काफी भरोसा है तुम्हें उस पे। वाह, तुम लोगों के भरोसे की तो दाद देनी चाहिए। सुनो भाइयों सुनो, इनका राजा हंगवांगजुन। खैर, तुम्हें बचाने के लिए जब वो आएगा तब आएगा, तब की तब देखी जाएगी। पर जब तक वो आएगा, पर तब तक क्या तुम जिंदा बचे रहोगे हमारे राजा से, उसका गुणगान करने के लिए? हाँ। जिस पर वो निडर चावर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी से या फिर तुम्हारे उस डरपोक राजा हेडा से डरता हूं? तो अपना कान खोल के ध्यान से सुन लो, मैं नहीं डरता तुम्हारे राजा हेडा से, जरा भी नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके बाद मेरा क्या होगा। पर शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे उस राजा का क्या होगा जब हमारे मसीहा आएंगे तुम्हारे राजा को मारने, वो भी तड़पा तड़पा के। देख लेना, वो तुम्हारे राजा को कुत्ते की मौत मारेंगे, समझे सेनापति एलेक्स? ये सुनने के बाद तो सेनापति आग बबूला हो जाता है। उसके चेहरे पर जो भी सामने वाले को चिढ़ाने वाली हंसी थी वो अब गुस्से में बदल जाती है और वो इस बार वैसे ही अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, चुप रहो, एकदम चुप। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मूनस्टोन के राजा, जहां तुम रह रहे हो, उसके राजा हेडा के बारे में बुरा भला बोलो? तो ठीक है, जब तुम्हारे अंदर डर ही नहीं है किसी बात का, हमारे राजा हेडा का, तो क्या? चलो, तुम्हें तो पहले से ही पता है हर चीज की तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ना? तो चलो, तुम्हें से इस नए फरमान के कानून का शुभारंभ करते हैं। सिपाहियों, बंदी बना लो इस सामजावर को हमारे राजा हेडा की तौहीन करने के जुल्म में, और हमारे राजा हेडा की तौहीन करने के जुल्म में इसकी जुबान काटकर सबके सामने से 1000 कोड़े मारो और उसके बाद इसकी आत्मा को खींचकर हमेशा के लिए कैद में डाल दो।
जिसके बाद वो सिपाही इस चावर को बंदी बना लेते हैं और घसीटते हुए कोड़े मारना शुरू कर देते हैं। और साथ ही वही सेनापति अपने पास से खंजर निकालता है, पर वह निडर चावर अपने अंदर आक्रोश लिए घुटने नहीं टेकता और अपने राजा हंगवंगजुन के बारे में लगातार बोलना जारी रखता है, बिना इस बात की परवाह किए कि कुछ पल में उसकी जुबान कटने वाली है। बिना इस बात की परवाह किए कि कुछ पल में ही उसकी जुबान कटने वाली है, उसकी आत्मा खींची जाने वाली है और हमेशा के लिए वो वहीं कैद में डाल दिए जाने वाली है। वहीं वहाँ मौजूद लोग ये सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, जिसमें से जान और शुआन भी थे। वो दोनों भी ये सब देख रहे थे, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे और ना ही उस चाबर का साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सच में दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जान ने इस बार आगे बढ़ने की सोच लिया था। इस जुल्म के खिलाफ खुद भी आवाज उठाने का सोच लिया था उस चावर के लिए। पर शुआन जब देखता है तो वो उसे एक बार फिर रोक देता है, जिसको लेकर तो जान को शुआन पर बहुत गुस्सा आ रही थी। क्यों वो उसको रोक रहा है? उसके अंदर भी तो हैडा को लेकर गुस्सा ही भरा पड़ा है ना, फिर वो खुद कुछ क्यों नहीं बोल रहा? और अगर जान बोलने जा रहा है तो वो उसको भी रोक रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? और वो तो वो, उसके अलावा यहाँ मौजूद इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, पर कोई भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? यहाँ पे हर एक चावर हैडा से नफरत करता है, फिर क्यों ये लोग आवाज नहीं उठा रहे? सबके सब बेवकूफों की तरह बस यहाँ पर सर झुकाकर खड़े हैं और अगला नंबर अपना या अपने किसी खास के आने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब हद होती है बुज़दिलपना की। जान को इस चावर पर तो गर्व हो रहा था, पर इन लोगों पर, शुआन पर और खुद पर शर्म आ रही थी। कम से कम इतने सारे लोगों में एक तो आगे निकल कर आया जो कमजोर नहीं है, जो हर डर से लड़कर अपनी आवाज उठाना जानता है, सही गलत में फर्क पहचानता है। पर बाकी सब तो एकदम बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। एक के अंदर भी हिम्मत नहीं है। सारे एकजुट होकर जिसको हरा सकते हैं, अलग अलग खड़े होकर, ना बोलकर, ये लोग उसकी मनमानी स्वीकार कर रहे हैं, तानाशाही स्वीकार कर रहे हैं, खुद पर खुद ही जुल्म होने दे रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज ना उठाकर। और तो और जान को खुद पर इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो इन सिपाहियों को रोक क्यों नहीं पा रहा है। इस हिम्मती चावर पर जुल्म होने से उसे रोकना चाहिए, पर वो शांत खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा। उस जादूगर ने कहा था कि वो इनका मसीहा है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे, वो इनकी रक्षा करे, वो इसकी रक्षा करे। इसीलिए वो करेगा, भले ही कोई आगे बढ़े या ना बढ़े, पर वो बढ़ेगा, वो अपना फर्ज पूरा करेगा। इसलिए वो शुआन को बिना बताए बस अचानक से आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शुआन को खबर भी नहीं लगती कि अब जान उसके बगल में नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस समय सामने की ओर होता है। वहीं वो सेनापति अपने हाथ में खंजर लिए उस चावर के चेहरे के पास कर देता है और जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगता है। उसके साथ में वहीं बाकी सारे सिपाही भी उसे देखकर हंसने लगते हैं। वहीं वो सेनापति जोर जोर से हंसकर उस चावर के अंदर डर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो उसकी आंखों में अपने लिए डर देख सके, राजा हैडा के लिए डर देख सके। पर उसके उलट तो वो चावर भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर तो उस सेनापति और उसके साथ के सिपाहियों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो सेनापति अपने साथ के सिपाही को इशारे से कुछ आदेश देता है, जिसे देखकर वो सिपाही तुरंत ही इस आम चावर के जबड़ों को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और उसके जुबान को जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है, मॉकिंगली बोलते हुए, हंसना है? हाँ हंसो, जोर जोर से हंसो, पर जब जुबान नहीं रहेगी ना तब हंसना, तब और जोर से हंसना। इसके बाद वो सेनापति अपने हाथ में लिए खंजर से उसकी जुबान काटने ही वाला होता है कि जान अचानक से ही आगे बढ़कर सीधा जाता है और सेनापति के हाथ के खंजर को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गुस्से में फेंक देता है। और साथ में वो वहीं मार रहे उन सिपाहियों के हाथ से चाबुक भी छीनकर जमीन पर फेंक देता है, जिसे देखकर वो सेनापति और साथ ही वो सिपाही और साथ में ही वहां मौजूद बाकी के सभी लोग भी दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। मूनस्टोन ही नहीं बल्कि मिस्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी ने राजशाही सिपाहियों के हाथ से चाबुक और खंजर को पकड़ा था। अब तो खुद मून गॉडेस भी इस आम चावर को नहीं बचा पाएंगी, इसने खुद ही कुल्हाड़ी को अपने सर पे दे मार लिया है। वहीं शुआन भी जब जान को इस तरह से अपने सामने देखता है तो वो भी सकपका जाता है कि जान तो भी उसके बगल में था, अचानक से वहां कैसे चला गया। उसके तो होश ही उड़ गए थे,
वो घबरा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा घबरा गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। एक तो जान वुल्फ भी नहीं है, दूसरे जान है वो। ईबो ने उसके साथ उस पे भरोसा करके जान को भेजा था, और जान ने क्या किया? वो बेचारा डर के मारे वहीं जम सा जाता है, खुद में ही परेशानी और चिंता भरी आवाज में बोलता है, अरे अब मैं क्या करूं? ये वहां कैसे पहुंच गया? अब क्या करूं मैं? ईबो, जान क्यों किया ऐसा? ये सिपाही तो जान को छोड़ेंगे नहीं। जान में कोई उसका वुल्फ भी नहीं है। जान क्यों किया तुमने ऐसा? ये खरगोश दांत वाला प्राणी कभी किसी की नहीं सुनता, हर जगह बस इसको फुदकना होता है। अब मैं क्या करूं? ईबो को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं इसको? ईबो ने मेरे भरोसे पे इसको भेजा था। ईबो को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मैं क्यों लेके आया इसको यहाँ पे? अब क्या करूं? कैसे ठीक करूं? सब गड़बड़ कर दी जान तुमने, सब गड़बड़ हो गई। अब एक ही तरीका है उसे बचाने का, अब एक ही तरीका बचा है, ईबो को बताना ही होगा। पर बताने के बावजूद भी क्या होगा? क्या ईबो जान को इन सिपाहियों से बचा पाएगा? बताना तो जरूरी है। जान क्यों किया तुमने ऐसा? इसलिए शुआन भी अब बिना कुछ ज्यादा सोचे सीधा माइंड लिंक के जरिए ईबो को बताने लगता है। वहीं ईबो जो जंगल में जड़ी बूटियों के लिए पौधे ढूंढने में जुटा हुआ था, उसका मन इस समय कुछ विचलित सा हो रहा था। पता नहीं क्यों पर उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका यहाँ काम करने में जरा भी मन नहीं लग रहा था। वो बस बार बार यही सोच रहा था कि क्या उसने सही किया जान को सेलेस्टियल बाजार भेजकर। एक तो पहली बार उसने जान को खुद से दूर किया है। अब वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि क्या उसने सच में सही किया है या गलत। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि वो जानता है, वो हमेशा से ही यही देख रहा है कि सेलेस्टियल में रोज का रोज कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ बवाल होता ही है वहां पे। और अब जान को इस तरह से वहां अकेले भेज देना, खैर, और जान की आदत को देखकर उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो जान को वहां भेजे। पर फिर भी उसने शुआन पे भरोसा करके जान की जिद के आगे उसको सेलेस्टियल भेज ही दिया। पर फिर भी पता नहीं क्यों उसके मन में कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। उसका मन विचलित हो रहा था। पर वो अपने मन में आ रहे उन सारे विचारों को इग्नोर करता है और सीधा काम करने पर फोकस करता है और वही करने में जुट जाता है। जिसके कुछ पल बीतने के बाद शुआन का माइंड लिंक होता है, जिसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दिल की धड़कन तेज नहीं बल्कि बहुत तेज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उससे उसकी सांसें खींच रहा हो, जैसे कि उसे पहले ही कुछ सही नहीं लग रहा था। वो हिचक रहा था जान को वहां अकेले भेजने में, इस तरह से भेजने में। और अब वो समझ गया कि वो इतनी देर से इस तरह से अजीब क्यों महसूस कर रहा था। इसीलिए अब वो भी बिना कुछ सोचे, बिना अपने आप को रोके सीधा जंगल से भागने लगता है सेलेस्टियल की तरफ, अपने जान को बचाने के लिए। वहीं सेलेस्टियल बाजार में जान ने जो उस सिपाही और सेनापति के हाथ से चाबुक और खंजर पकड़ लिया था, वो उसको उनके हाथ से छीनकर सीधा जमीन पर गुस्से में फेंक देता है, जिसको देखकर वहां पर मौजूद सिपाही और उनके साथ उनका वो सेनापति और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जान को गुस्से में घूरने लगता है और वहीं उसका इस तरह से बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर शुआन भी बस ईबो का इंतजार करने लगता है कि बस वो जल्दी से आ जाए ताकि ये दोनों मिलकर कुछ कर सके, क्योंकि अकेले तो शुआन भी कुछ नहीं कर सकता और जान को बचा सके। पर अभी भी ईबो को सेलेस्टियल पहुंचने में समय है, अभी वो सेलेस्टियल से बहुत दूर है। वहीं सामने सेनापति अपने बढ़ते हुए गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? क्या तुम ये बात जानते नहीं हो कि राजकीय शाही सिपाही जब सजा देने लगते हैं तो बीच में नहीं आना चाहिए? जो बीच में आता है उन्हें भी बागी करार कर दिया जाता है। हिम्मत तो मेरे अंदर अभी बहुत कुछ करने की है, पर फिलहाल तुम इतने में ही खुश रहो, क्योंकि ज्यादा कुछ झेल पाने की ताकत नहीं है अभी तुम में, समझे? और रही बात बागी करार देने की, तो तुम मुझे भगोड़ा बोलो, बागी बोलो, उग्रवादी बोलो, जो बोलना है बोलो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या बोलते हो, क्योंकि तुम जैसे डरपोक इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते।
क्योंकि तुम जैसे डरपोक इसके अलावा कर भी क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जान बिल्कुल निडर होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जिसपे वो सिपाही और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और अपनी उसी गुस्से वाली आवाज में उससे बोलता है, मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी युवा चावार? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी जीने की चाह नहीं है, इतना जी भर गया है तुम्हारा। तभी तो देखो हमसे आंखें मिलाकर बात कर रहे हो। अपनी आंखें नीचे करो युवा चावार, नहीं तो तुम दोबारा किसी और को देखने के काबिल भी नहीं रहोगे। अगर मैं अपनी आंखें नीचे कर लूंगा तो मैं बात किससे करूंगा? तुमसे बात कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा हूं। और अगर इतनी दिक्कत है तुम्हें मुझसे आंख मिलाने से, तो अपनी आंखें नीचे करो। मैं तो ऐसे ही देखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही बात करना पसंद है, तो मैं ऐसे ही करूंगा। बाकी तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जान की ये टोन सुनता है तो ये सेनापति उसको मॉकिंगली हंसते हुए बोलता है, ओह, तो तुम्हारी जुबान काफी बढ़ गई है, हाँ? तभी तो देखो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, जरा भी डर नहीं है तुम में, है ना? और हमसे मुंह चला रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने भाई बंधुओं से चलाते हो, हाँ? डर और तुमसे डर और तुम जैसे लोगों से जो सिर्फ एक हंगमंगजुन के नाम की वजह से सारे मूनस्टोन का कायदा कानून बदल रहे हो, उससे डर। वाह, तुम जैसों से कौन डरेगा, हाँ? खुद ही सोचो, तुम लोग तो खुद ही हांगमंगजुन के नाम से डरते हो। जो खुद ही हांगमंगजुन के नाम से डरता है, जान भी उल्टा उसे ही मॉक करते हुए बोलता है, जिससे वो सेनापति उससे वापस से बोलता है, तो तुम्हें हमसे डर नहीं है। सुना भाइयों, इस युवा चावार को हमसे डर नहीं है। डर नहीं है इस चावार को हमसे। सेनापति बिल्कुल अपने ठहाके लगाकर हंसते हुए अपने सिपाहियों से बताता है, जैसे कि वो जान को मॉक कर रहा हो। वहीं उस सेनापति की हंसी को देखकर वहां खड़े बाकी सिपाही भी हंसने लगते हैं। जैसे कि लग रहा था कि वो जान का मजाक बना रहे हों, पर वहीं जान, उसको उनकी हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो ये सब सिर्फ एक नौटंकी लग रही थी। पर वहीं वहां मौजूद बाकी के लोग, जिनमें शुआन भी शामिल था, उन लोगों की ऐसी हंसी सुनकर तो ये लोग और भी ज्यादा डर गए थे इन दोनों चावर के लिए, क्योंकि उनकी नजरों में चाहे ये सिपाही रोए या हंसे, दोनों का ही मतलब बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं। बस इसीलिए। पर वैसे ही वो सेनापति हंसते हंसते अचानक से ही जान के और करीब आ जाता है और सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगता है और वैसे ही घूरते हुए बोलता है, तुम्हें डर नहीं लगता ना युवा चावार? जरा भी नहीं? हाँ, तो फिक्र मत करो, तुम दोनों के लिए हमारे पास बहुत ही प्यारी सजा है, खासकर तुम्हारे लिए। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम बागी नहीं होते तो मैं तुम्हें अपने साथ रखता, पर अफसोस, पर अब तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, तुम क्या, पर अब जब तुमने हमारी बेइज्जती की है, तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्तें भी डरेंगी, याद रखना ये बात। जिसको सुनकर जान उसकी आंखों के सामने ही अपने चेहरे पर रूट स्मक लाता है और उसको प्रोवोक करता है, बिना इस बात के बारे में जरा भी सोचे कि आगे उसके साथ क्या हो सकता है या क्या होगा। वहीं शुआन उस सेनापति की धमकी सुनकर जान को बचाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फिर कुछ सोचकर वो वहां रुक जाता है, क्योंकि वो वहां अकेला है और अगर अभी वो इन लोगों से अकेले लड़ेगा तो जान को तो नहीं बचा पाएगा, पर उल्टा वो और फंस जाएगा।
पर अगर कुछ भी करके किसी भी तरह से ईबो आ जाए अभी, तो ये दोनों मिलकर साथ में बस कुछ भी कर जान को बचा ले। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, बस ईबो आ जाए। इसीलिए वो बस अभी उम्मीद और इंतजार ही कर सकता है कि बस ईबो जल्दी से आ जाए। और अब शुआन के पास ईबो का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो बस वो वही कर रहा था। पर वही वो पीछे वाला चावर जिसको बचाने के लिए जान आगे आया था, जो सिपाहियों की जकड़ में था, पर फिर भी वो अपनी दर्द भरी आवाज में पर निडर होकर बोलता है, जैसे उनको मॉक कर रहा हो। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है दुष्ट सिपाही? तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डर जाएंगे? ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। याद रखना ये बात। आज एक आया है तुम्हारा सामना करने, कल 10 आएंगे और फिर 100, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा मिस्ट तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे नेता का सामना करने के लिए। समझे? याद रखना, तब कोई भी तुम लोगों को नहीं बचा पाएगा। जिस पे वो सिपाही झल्लाते हुए पर अपनी शांत आवाज में बोलता है, तुम आम चावर हमारा सामना तुम आम चावर हमारा सामना? हाँ, आज ये क्या आ गया तुम्हें बचाने कि तुम्हें लग रहा है कि कल पूरा मिस्ट तुम्हें बचाने आएगा, हमसे लड़ने आएगा, हमारे राजा के सामने खड़ा होगा। ये भूल है तुम्हारी युवा चावार, ये भूल है तुम्हारी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारे राजा हेडा का सामना कर सके। याद रखो, अपने छोटे से दिमाग में ये बात घुसा लो युवा चावार। और ये चावार, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें बचा पाएगा? तुम्हारी गलती है ये। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अब तो ये खुद सजा पाएगा। जितनी तुम पाओगे उससे कहीं ज्यादा गुना ये पाएगा। तुम सब देखना, हमारे बीच आने की सजा मिलेगी इसको। और जानते हो हमारे बीच आने की सजा क्या है? अनंत यातना, जो अब इसको मिलने वाली है तुम्हारी वजह से। सिपाहियों, बंदी बना लो इन दोनों को और ले चलो कैद खाने में। सिपाहियों, बंदी बना लो इन दोनों को और ले चलो कैद खाने में। इन दोनों को सजा वही मिलेगी। सेनापति हुक्म देता है और उसके हुक्म को मानते हुए ये सिपाही जान और युवा चावर को पकड़ लेते हैं। वही जान जो इतनी देर से सेनापति को जवाब दे रहा था, वो अपने गुस्से के चलते भूल गया था कि वो क्या कर रहा है। और जैसे ही वो सेनापति का हुक्म सुनता है, तो अब जाकर उसे ईबो का ध्यान आता है, जिसकी वजह से अब वो परेशान हो जाता है, पर अपने चेहरे पर, अपने माथे पर परेशानी की एक शिकन नहीं दिखाता। वो खुद में ही परेशान होते हुए बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया? ये लोग तो मुझे ले जाएंगे, पर ईबो, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। शिट। जान ये सोचते हुए अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखने लगता है, ईबो को खोजने लगता है। पर तब जाकर उसे ध्यान आता है कि आज तो ईबो उसके साथ आया ही नहीं था। आज तो वो और शुआन अकेले आए थे, बिना ईबो के। और वो भी इस समय बिल्कुल निश्चय खड़ा हुआ है, अपने चेहरे पर वही गहरी परेशानी के भाव लिए हुए, और बस सर उठाकर जान को देख रहा है कि जैसे उसको सांत्वना दे रहा हो कि फिक्र मत करो, तुम्हारा ईबो तुम्हें हर हाल में बचा लेगा। और बस अपना सर उठाकर जान को देख रहा है, जैसे कि उसे सांत्वना दे रहा हो कि फिक्र मत करना, तुम्हारा ईबो तुम्हें हर हाल में बचा लेगा, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, वो आ रहा है तुम्हारे लिए। जिसे देखकर जान भी बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो शुआन की बात समझ रहा था, पर शायद ये सेनापति उसको इतना भी समय नहीं देंगे कि वो ईबो को एक बार देख सके, आखिरी बार ईबो को देख सके। ये लोग उसको ले जाएंगे, पता नहीं आगे क्या होगा। क्या वो कभी ईबो को दोबारा देख भी पाएगा या नहीं? क्या वो जहाँ जा रहा है वहाँ पे जिंदा भी बचेगा या नहीं? पता नहीं। वो भी शुआन को सांत्वना देने के लिए मुस्कुरा देता है। उसे कुछ नहीं हुआ, उसे भरोसा है ईबो पे, और वो भी शुआन के साथ इंतज़ार कर रहा है। पर वहीं खड़े वो सिपाही, वो अब और इंतज़ार नहीं कर पाते। वो बस जान और उस चावर को पकड़ते हैं और बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। तो आज का ये चैप्टर यही स्टॉप करते हैं और अब बात करते हैं आप सबसे। तो जान को बंदी बना लिया गया, जान को सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा है, जान को सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा है अनंत यातना। तो क्या लगता है आपको, जान का क्या होगा? क्या जान बचेगा या नहीं बचेगा?
और अगर बचेगा तो कैसे बचेगा, वो क्या करेगा उसको बचाने के लिए। और वो जादूगर, जब जादूगर को ये सब पता चलेगा तो वो क्या कहेगा। क्या लगता है आपको? काफी सारे सवाल है ना, तो इन सारे सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा, कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। मैं भी देखूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। और बाकी फिर आगे देखते हैं, और फिर बाकी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। और बस। और अब बताइएगा कि आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, इंटरेस्टिंग है या नहीं है। जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी अब बात करते हैं मिस्ट के थर्ड पार्ट की। तो मिस्ट का थर्ड पार्ट अब अभी रुक के आएगा। हम सोच रहे हैं कि पहले गिल्ट का एक पार्ट ले आते हैं ताकि गिल्ट भी साथ में चलता रहे। तो अब नेक्स्ट अपडेट गिल्ट होगा। तो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। फॉलो फॉर मोर। और प्लीज 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 शेयर कर दीजिए, कम से कम यार, कम से कम मेरा 2K करा दीजिए, प्लीज करा दीजिए। मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, बस 2K ही बोल रही हूँ। प्लीज 2K करा दीजिए ना, उसके बाद में देखेंगे। प्लीज 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 साथ दे दीजिए, मेरा 2K करा दीजिए। शेयर कीजिए, फॉलो करिए, फॉलो कराइए, प्लीज मदद करिए, नहीं तो फिर मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, मैं थक जाऊंगी। इसीलिए फिर मुझे फिर कुछ नहीं, फिर मैं और लेट लाऊंगी। हाँ, फिर मैं और लेट पार्ट लाऊंगी, क्योंकि फिर आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है इससे, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं। ठीक है, बस देख लीजिए, आप लोगों की मर्जी। बाय बाय।